अस्सलाम वालेकुम। एंड 8वीं वीडियो हम अल्हम्दुलिल्लाह 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 एडिट होने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो उसका इंट्रो बोल देता हूँ। थोड़ी सी तबीयत मुनासिब नहीं है, मुख्तसर ही बोलूँगा। जिसमें जो जर्नी शेयर की है वो मुजम्मिल की है, मुजम्मिल रामे की। एक्स्ट्रॉर्डनरी लर्नर है, एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेजेंटर है, एक्स्ट्रॉर्डनरी एजुकेशनलिस्ट है। उसामा सिद्दीकी और मुजम्मिल को आप एजुकेशनलिस्ट के लिहाज से अगर स्टडी करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिसिप्लिन है इनके पास, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सजेशंस हैं इनके पास। यानी कि इल्म वाले लोगों में अगर मैं अपने इर्द गिर्द में देखूं तो मैं इनको काफ़ी ऊपर रेटिंग देता हूं। तो इसकी जर्नी को सुनिएगा, इसकी सजेशंस को सुनिएगा। आजकल भी ये मेरे राब्ते में है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेनमार्क में, यूनिवर्सिटी में R&D डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप इंजॉय करेंगे इसकी जर्नी को। इसके बाद हमारा लेक्चर है, उसको ज़रूर सुनिएगा। बेसिकली फ़्लो में हम चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह इस तक आ गए हैं कि जिन्होंने अब प्रॉपर फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है, जिन्होंने अपना स्मॉल बिजनेस पे काम करना शुरू कर दिया है, उनके लिए ये इस लेक्चर एक बहुत बड़ा माजरत असासा होंगे। और जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया, आपके पास लेक्चर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुनते रहें, करते रहें। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा से कहा करता हूँ, चीज़ें सीखने से आती हैं। आप ये समझें कि रात में आप सोएं और सुबह उठें तो सब चीज़ आपको आ चुकी है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस हकीकत को मानते हुए आपने लर्निंग करनी है। और आखिर में वही कहूँगा, ओवर टू आपका डॉक्टर मुजम्मिल। सही होगी, इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन रामे है। मैं आजकल स्टेवेंगर नॉर्वे में होता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेवेंगर में एज अ रिसर्चर जॉब करता हूँ। अ, म, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बेसिकली मैं एक रिसर्च हम यूनिवर्सिटी के थ्रू एक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को रिसर्च सर्विसेज देता है। और उनके लिए हम एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली वो जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो ज़्यादातर मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स और डाटा सिमुलेशन इनसे रिलेटेड होते हैं। जो मेरी बेसिकली की इंटरेस्ट है रिसर्चर्स के, वो है अनसर्टेनिटी क्वांटिफिकेशन है, फोरकास्ट रिलायबिलिटी है, डाटा सिमुलेशन है, इन्वर्स मॉडलिंग है, मशीन लर्निंग है, रिजर्व सिमुलेशन है और वेल परफॉर्मेंस है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। उसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से सगीर के पास आया और मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। और फिर उसके बाद मैं अपनी जर्नी के साथ साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में किस तरह अपनी एक्सपर्टीज़ या अपनी स्किल्स को आ, 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 हम इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह हम करंट चैलेंजेस जो कि दुनिया में है हमारी मतलब कि स्किल रिक्वायरमेंट के लिहाज से उनको किस तरह मीट कर सकता है। तो मेरा बैकग्राउंड, मैंने 2010 में दिसंबर 2010 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की थी पाकिस्तान से, NAD यूनिवर्सिटी से। और ड्यूरिंग माई और तकरीबन 2007 में मैं सर सगीर से मिला था। और हम सर सगीर के पास डिफरेंट लेक्चर्स लेने आते थे जिसमें डिफरेंट कोर्सेज होते थे, टाइम टिपोलॉजी के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद जब मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की 2010 में, उस टाइम जॉब मार्केट बहुत अच्छी नहीं थी।
जॉब्स नहीं लग रही थी। मेरे से जो अगला बैच था वो भी इतना ज़्यादा वो नहीं था, आ, 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 इतने ज़्यादा जॉब मार्केट में नहीं आ सके थे। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कुछ करें तो मे बी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन ये हुआ कि 2011 में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। तो मैं एज अ फ्रीलांस पेट्रोलियम इंजीनियर एंड टेक्निकल राइटर काम करता था। उस टाइम ओडेस्क होता था फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, वहाँ से मुझे प्रोजेक्ट्स मिल गए थे और वो मैं करता था, और तकरीबन मैं 1 सवा साल वो काम किया फ्रीलांसिंग का। और क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो नहीं था, मतलब कि एक परमानेंट जॉब नहीं थी, तो फिर मुझे एक परमानेंट जॉब एनईडी यूनिवर्सिटी में ही मिल गई एज अ लेक्चरर इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। वहाँ पे मैं साथ ही साथ मुझे मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से मौका दिया गया प्रोफेशनल वर्कशॉप्स कराने का, जिसमें मैं रेजर्वायर सिमुलेशन और पीवीटी और इक्वेशन ऑफ स्टेट मॉडलिंग से रिलेटेड वर्कशॉप भी कराता था। ये 2012 की बात है जब मैं लेक्चरर लगा था एनईडी यूनिवर्सिटी में। बिफोर जब मैं अब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम मुझे दूसरे कोर्सेज करने की भी आदत थी, ताकि मेरी स्किल सेट इम्प्रूव हो सके। तो उस टाइम मुझे एक चीज़ सर की याद आती है कि उन्होंने बोला था कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट सारे इंजीनियर्स को पढ़नी चाहिए। तो वो चीज़ मुझे बड़ी क्लिक की थी कि क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में एआई नहीं पढ़ाई जाती, या मशीन लर्निंग नहीं पढ़ाई जाती बहुत सारी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। ज़्यादातर ये कंप्यूटर साइंस में ही होती है या मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होती हो। तो मैंने फिर खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन यह है कि उस टाइम मुझे उस तरह क्लिक नहीं होती थी, लेकिन यह है कि मैं अप्लाई करने लग गया था, यानी कि मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर 2012 में मुझे ऑनलाइन कोर्स मैंने मशीन लर्निंग का कर लिया, जो कि कोर्सेरा से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने करवाया था। बहुत मशहूर प्रोफेसर है, एंड्रयू एन जे नाम है उनका। उनका कोर्स अवेलेबल भी है ऑनलाइन, उनकी लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। उस कोर्स से मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया, क्योंकि मैं पेट्रोलियम इंजीनियर भी हूँ, तो हमें बहुत सारा जो था, हमें डाटा एनालिटिक्स से बहुत ज़्यादा काम होता है। तो उसकी बहुत सारे हमें कोरिलेशंस बनाने होते हैं या उन पे काम करना होता है। तो वो फिर मशीन लर्निंग की मदद से, मतलब कि उसके एल्गोरिथम्स यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं। उस कोर्स की वजह से मुझे काफ़ी आइडिया हो गया कि हाउ टू, मतलब कि मुझे बिल्कुल इनर उसकी मैथमेटिक्स समझ आ गई, और उसकी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली मैं बहुत ज़्यादा उसमें फिर इन हो गया कि मैं इस स्टेट पे आ गया कि मैं उसको अप्लाई भी कर सकता हूँ अपनी फील्ड में बहुत आराम से। 2013 में मेरी स्कॉलरशिप लगी मास्टर के लिए KFPM देहरान सऊदी अरबिया के। तो किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स उस टाइम मुझे बहुत सूट की, क्योंकि वो स्कॉलरशिप थी मास्टर की, मुझे कोई पे नहीं करना था, सारा ख़र्चा वो भी उठा रहे थे, साथ में थोड़े बहुत पैसे भी दे रहे थे। तो मैंने कहा ये मुझे रिसर्च का शौक़ था शुरू से, तो मैंने कहा ये मुझे काफ़ी
काफ़ी हेल्प करेगी ये मास्टर। मेरा शौक भी पूरा होगा और एक तरह का फ्री मास्टर मैं कर लूँगा, और साथ में कुछ पैसे भी मिलेंगे जिससे मेरी गुजर बसर होगी, या अगर मैं अदर प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो मैं फैमिली भी सपोर्ट कर लूँगा। तो मैंने मास्टर किया, वहाँ पे मैं एज अ रिसर्च असिस्टेंट भी पार्ट टाइम जॉब करता था, वह काम करता था पार्ट टाइम। तो ऐसा हुआ क्योंकि मशीन लर्निंग का मैंने कोर्स ऑलरेडी कर लिया था, तो वहाँ पर जब मैं डिफरेंट कोर्सेज देखता था तो मुझे डिफरेंट चैलेंजेस समझ आने लग गए थे इंडस्ट्री के, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के। और जब मैं एनईडी में भी था तो उस टाइम भी जब मैं वर्कशॉप्स देता था तो मुझे डिफरेंट चैलेंजेस, लोगों से बात करता था, कम्युनिकेट करता था, तो मुझे डिफरेंट चैलेंजेस वो अपने बताते थे, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। तो वो भी जहन में थे, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा हो गया था कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इनके सॉल्यूशंस इतने आसान नहीं हैं, तो इनको एड्रेस करता है। तो वहाँ पे दूसरे दोस्त भी मिले वहाँ, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया। तो मेरे पास आइडियाज़ तो थे काफ़ी, और तकरीबन हमने 8 कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश किए, डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कभी हमारा पेपर मलेशिया में हुआ, फिर हमारा एक पेपर कतर में हुआ। ऐसा भी हुआ कि एक पेपर हमने पब्लिश करने के लिए डाला और वो 2 कॉन्फ्रेंसेस में एक्सेप्ट हो गया और हमें उनमें से एक चूज़ करनी पड़ी। मैंने एक पेपर अपना डाला था तो वो रशिया में एक्सेप्ट हुआ, और वो एक्सेप्ट हुआ कतर में भी, लेकिन मैं उसको एक ही जगह प्रेजेंट कर सकता था, तो मैंने कतर चूज़ कर लिया क्योंकि वो सऊदी अरब से करीब था, जाने का मसला नहीं था इतना। और ये तो इसी तरह कुछ कुछ पेपर, एक पेपर तुर्की में प्रेजेंट किया, और फिर और तो इस तरह बहुत सारे हमने, और जो जिनके साथ मैं मिलके काम करता था उन्होंने भी इसी तरह डिफरेंट जगहों पे पेपर्स प्रेजेंट किया। तो इस तरह ये हुआ कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया, और पहले ही साल हमने 3 पेटेंट्स भी निकाल लिए। 3 पेटेंट्स इस तरह निकाले कि हमें टर्म प्रोजेक्ट्स करने होते थे, तो मशीन लर्निंग मुझे आती थी, तो तो हमने ये किया कि मशीन लर्निंग को अप्लाई करते थे ऑयल एंड गैस उसमें कोरिलेशंस बनाने के लिए। और जब हमने बनाए तो हमारा काम पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको पेटेंट कर लो। तो हमने तकरीबन 3 पेटेंट्स निकाले, पब्लिश किया, और फिर साथ ही साथ जर्नल पेपर्स भी, 2 जर्नल पेपर्स मैं पब्लिश किए एज अ मास्टर स्टूडेंट रिसर्च असिस्टेंट इन KFPM। ये तकरीबन ड्यूरेशन था 2013 से 2015 तक का। और जब मास्टर से मैं होने लगा, मतलब कि कंप्लीट होने लगा, तो उस टाइम ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई। और क्योंकि हमारी डिग्रीज, मेरी जो डिग्री थी वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग थी, कमोडिटी बेस्ड वो थी, तो तो इसलिए मुझे था कि मैं उस टाइम मुझे इंटरेस्ट था कि मैं इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँ, लेकिन इंडस्ट्री में उस टाइम इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चले ये रिसर्च का सफ़र ही कंटिन्यू करता है, और मैंने बाहर PhD के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, सऊदी अरब से बाहर। तो फिर मुझे UK में हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी है एडिनबरा UK में, वहाँ पे मुझे PhD स्कॉलरशिप मिल गई। वो PhD स्कॉलरशिप फंडेड थी टोटल UK से। टोटल ऑयल एंड गैस कंपनी, आप लोगों ने उनके बहुत सारे सर्विस स्टेशन देखे होंगे, वो लोग प्रोड्यूस भी करते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, फिर डिफरेंट फ्रेंच कंपनी बेसिकली। वो फंडेड थी उससे, तो बेसिकली
उस पीएचडी में मुझे ये था कि मुझे पीएचडी के साथ साथ उनकी रिसर्च टीम के साथ कोलैबोरेट करना था, और टोटल में 1 साल के लिए काम भी करना था उनके रिसर्च सेंटर में, जो कि अबरडीन में, जियो साइंस रिसर्च सेंटर। जो मेन रिसर्च सेंटर है टोटल का वो फ्रांस में है, लेकिन मैं यूके में था तो मुझे वहाँ नहीं जाना था, मुझे उनके अबरडीन वाले सेंटर में काम करना था। तकरीबन 4 साल का पीएचडी था, तो 3.5 साल का था पीएचडी। उसमें से 1 साल मुझे टोटल को देना था, और हमने काम किया। मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस समझ आए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के, और उनके लिए उनके रिसर्च टीम के साथ और अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर काम किया, और हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स बेसिकली हमें डिज़ाइन करने थे, जिसमें मशीन लर्निंग भी थी, डाटा एनालिटिक्स भी थी, और रिजर्वायर सिमुलेशन, जो कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का टॉपिक है, जिसमें हम सब सरफेस जो कि ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स होते हैं उनका मॉडल बनाते हैं, और उससे हम प्रिडिक्शन करते हैं कि ऑयल एंड गैस वेल कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं। तो वो सारी चीज़ें, उसकी प्रिडिक्शन इम्प्रूवमेंट पे काम करना था। तो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल वो किया, 3 जर्नल पेपर पब्लिश हुए, और इस दौरान भी मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं अपने पेपर्स प्रेजेंट करने जाता था। तो मुझे जर्मनी जाना हुआ, पोलैंड जाना हुआ, फिर मैं 2 बार यूएस गया, और और मेन पर्पस यही था कि मुझे कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना होता था अपने काम से। तो ये हुआ कि काफ़ी वर्ल्ड का पार्ट घूमने फिरने को मिला, और अपना काम प्रेजेंट करने का मौका मिला। 2020 में मेरी पीएचडी हो गई थी। फिर कोविड आ गया था, तो तकरीबन मुझे मुझे थोड़ा सा डिले करना पड़ गया था 6 महीने। तो मुझे मेरी पीएचडी फिर 4 साल में ही कंप्लीट हुई थी, और मेरा मतलब कि रिसर्च पूरी कंप्लीट हो गई थी, बस फाइनल सबमिशन करते करते और डिग्री मिलते मिलते 4 साल हो गए थे। उस दौरान जब मैं पीएचडी के फ़ौरन बाद मुझे नॉर्वे में जॉब मिल गई थी, लेकिन मैं आ नहीं सका था नॉर्वे क्योंकि कोविड था, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, और उन्होंने कहा कि जो नॉर्वे में जहाँ पे मुझे लगी, तो उन्होंने कहा कि आप अभी ना आए, और क्योंकि कोविड है, अभी अलाउ नहीं है। तो मैंने एक वेब एप्लीकेशन पे काम करना शुरू किया, जो कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड थी। वो बेसिकली मैं बेसिकली एक स्मॉल स्केल कंपनी बनाना चाह रहा था, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज दे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को। वो मैंने बनाना शुरू किया, लेकिन ये हुआ कि फिर वो मुझे 4-5 महीने लगे, मुझे और एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ी उसमें। मैं ये है कि पूरी टीम बिल्ड नहीं कर सका, मैं सोलो काम कर रहा था। लेकिन ये है कि मुझे काफ़ी आइडिया हो गया कि अगर मुझे इसमें स्टार्टअप या बिजनेस वाले में जाना है तो मुझे क्या क्या स्टेप करने होंगे। फिर असल में मुझे रिसर्च का भी शौक था, तो 2-3 कुछ चीज़ें और एक्सप्लोर भी करनी थी मुझे। तो मेरी फिर थोड़ी सी 6 महीने बाद फिर 2020 अगस्त में मेरी नॉर्वे में जॉब स्टार्ट हो गई, रिसर्च वाली। तो उसमें फिर मुझे बाद में इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैं उसको एप्लीकेशन को स्केल अप कर सकूं। वो मैंने फ्री कर दी थी, और उसको पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड थी। तो एज अ फ्री मतलब कि लोग उसको फ्री यूज़ कर सकें। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुझे पे करना पड़ता था सर्वर वगैरह को, और फिर थोड़ा मेंटेनेंस थी, तो मैंने वो वेबसाइट बंद कर दी।
तो वो एज अ फेल्ड प्रोजेक्ट रहा मेरा, लेकिन यह है कि इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको दोबारा परस्यू कर सकता हूँ। मुझे आइडिया हो गया कि वो किस तरह हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो मुझे प्रोजेक्ट दिया गया वो तकरीबन यहाँ की 5-6 कंपनीज़ का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें एक वन और है, और इनकी नॉर्वेजियंस कंपनीज है, वॉर एनर्जी है, और आकर बीपी है, बेकर ह्यूजेस है, और साथ ही साथ नोट्स एक रिसर्च सेंटर है, जिनके साथ मैं मिलकर काम करता हूँ इन कंपनीज के लिए। हम एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। और साथ ही साथ मुझे यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड। तो वो दोनों चीज़ें चल रही हैं और अभी भी ये काम चल रहा है। तो ये तो था मेरा बैकग्राउंड और मेरा की इंटरेस्ट, और मेरे मतलब के पूरा जर्नी मेरे इंजीनियरिंग से लेकर अभी तक। मेन चीज़ ये है कि आजकल अब इस जर्नी से आप जो गेट कर सकें वो आप पर है। लेकिन यह है कि मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो चीज़ यह है कि अगर आप कुछ भी डिग्री करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या एमबीए करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको अपनी डिज़ायर्ड जॉब ना मिल सके, या या आपको थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड फेस करना पड़े उसमें आपको डिज़ायर्ड जॉब के लिए। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? तो अब मेरे ख्याल में तो सबसे बेहतर यह है कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। और फ्रीलांसिंग अब तो जब मैंने स्टार्ट की थी, एक मैंने हालांकि 1.25 साल ही की, उसके बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिल सका। तो उस टाइम तो बहुत कम प्लेटफॉर्म होते थे, ओडेस्क वगैरह, फ्रीलांसर, गुरु वगैरह होते थे। अब तो बहुत, अब मेरे ख्याल में अपवर्क है और भी बहुत सारी हैं। तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको स्टार्ट करने के लिए आपको प्रोफाइल बनानी होगी, आपका स्किल सेट होगा, जो भी आपकी फील्ड है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ होते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप फ्रीलांसिंग के थ्रू कर सकते हैं। मतलब कि वेब डेवलपमेंट से लेकर आपकी बैक एंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, आपकी मशीन लर्निंग तक। और अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो स्टिल आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग के मिल सकते हैं प्रोजेक्ट्स। अगर आप तो फ्रीलांसिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इन केस अगर आपकी आपकी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिल रही, या आपकी अपनी जॉब में अगर आपकी जॉब लग भी गई है और लेकिन उसमें इतनी लर्निंग नहीं है, आप ये फील करते हैं, तो आप कर सकते हैं। फिर मैं ये रिकमेंड सबको करूँगा कि वो मास्टर करें। लोग कहते हैं कि नहीं, स्किल सेट होना चाहिए डिग्री, और इस तरह की आजकल सुनने में आ रही है बातें। मैं उनसे थोड़ा सा एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में हर किसी को मास्टर करना चाहिए एटलीस्ट। या अगर वो मास्टर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मास्टर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज करे लाजमी, जिससे उसका स्किल सेट जो है वो इम्प्रूव होता रहे, और वो प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को वो मतलब के कर सके। अब वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी कोर्सेज हो सकते हैं, वो कंप्यूटिंग साइंस से रिलेटेड भी कोर्सेज हो सकते हैं, और वो मैनेजमेंट के भी कोर्सेज हो सकते हैं। वो आप पर है, आप किस आपकी जॉब आप किस टाइप का काम करना चाह रहे हैं, या आपका इंटरेस्ट क्या है। बाकी यह है कि इसी तरह आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स और सडन डिस्कस किए हुए हैं, वो काफ़ी यूज़फुल हैं कि कुछ कोर्सेज हैं जो टाइम मैनेजमेंट के हैं या टाइम टोपोलॉजी के हैं,
उससे ये है कि हम अपना टाइम बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये थी मेरी जर्नी। और मेरी दुआ है सबके लिए, अल्लाह सबको कामयाब करे। और अब मुझे भी आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि आगे मेरे लिए भी आसानी हो। अ, और अ, और मैं भी अपनी चीज़ों को स्केल अप कर सकूं। ठीक है। अ, अ, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की अपने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माफिज कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। 8वां लेक्चर है हमारा सीक्वेंस के लिहाज से, और काफ़ी कुछ इसमें लर्न कर चुके हैं आप लोग, और काफ़ी सारा कुछ अल्लाह ने हमसे नया लिखवाया है। काफ़ी कुछ नया मैनुअल डिज़ाइन हुआ इन सब चीज़ों के लिए, और इसमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना फ्रीलांसिंग का काम भी शुरू कर दिया, और बहुत से ऐसे हैं कि जो छोटे मोटे अपने बिजनेस सेटअप की तरफ चले गए। ओवरऑल अगर हम इस चीज़ को देखें तो बहुत ही अच्छा सिलसिला चल रहा है अभी तक। अब ये है कि हम अगर पिछली चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ड्राई रन कर लें, तो हमें थोड़ा सा ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम किस तरतीब से चले थे, और हमने कौन कौन से लेक्चर से क्या क्या कुछ लिया, और ये सीक्वेंस रखने की वजह क्या थी। तो अगर हम देखें तो मैंने पहला इंट्रोडक्शन का लेक्चर आपको दिया था। इंट्रोडक्शन का लेक्चर जो था वो बताने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही ना हो तो आप उस चीज़ के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते कि ये हमें करना चाहिए है या नहीं करना चाहिए है। दैट्स वाई ये वाली चीज़ जो थी वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद हमने उसी अंदर आपको ये बताया कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है, और हमने उसके अंदर ये आपके सामने दावा रखा कि ऐसे कोर्सेज जो होते हैं लाइफ चेंजिंग कोर्सेज होते हैं, और हमारा भी कोर्सेज ऐसा होगा कि वो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक बदल देगा पॉजिटिव वे में। उससे क्या होगा, आपको अपनी लाइफ मैनेज करना आ जाएगी। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आप जो वक्त गुजार रहे हैं ये क्वालिटी टाइम है या फिर ये गार्बेज टाइम है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप दूसरों से आगे अगर नहीं निकल पा रहे तो उसकी वजह क्या है। आपको खुद पता चल जाएगा इस कोर्स के एंड पे कि दूसरे ज़्यादा प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं प्रोजेक्ट मिलते। आपको पता चल जाएगा कि दूसरों को एक एक प्रोजेक्ट करने के इतने ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं, आपको इतने ज़्यादा पैसे क्यों नहीं मिलते। ये सब चीज़ें इस कोर्स के एंड पर तक आपको पता चल रही होंगी। अभी तक काफ़ी हद तक पता चल गया होगा, लेकिन एंड पे काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। दूसरा लेक्चर जो हमने लिया वो था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि ये अलहदा से अब एक कोर्स मेरा शुरू हो चुका है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी कोचिंग आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के बाद दोबारा अनाउंस करूँगा, तो आप लोगों में से जो करना चाहे तो वो कर सकेगा। 5-6 साल पहले किसी यूनिवर्सिटी में करवाया था, लेकिन अब ये मैं देख रहा था कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस करते हैं, उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। वर्ड पर्सनैलिटी नहीं समझ में आता।
हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हम फिल्मी एक्टर या एक्ट्रेस को देखकर कपड़े पहन रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता मेरी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे बाल कैसे बनाने हैं, मुझे बात कैसे करनी होती है, मुझे मेरी चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे होते हैं। तो पर्सनैलिटी के अंदर ये सब केस स्टडीज आ जाती हैं, जो कि उसके अंदर हमने कई पॉइंट्स आपको बताए। फिर हमने बताया स्किल एनालिसिस टेस्ट आपको सिखाया, ताकि अगर आपके पास कोई स्किल होगी तो आप बेचोगे ना, अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है तो बेचोगे कैसे। उसमें फिर हमने बताया आपको कि ये जज करना आपको आना चाहिए कि स्किल होती क्या चीज़ है। हो सकता है जिस चीज़ को आप स्किल समझ रहे हो वो स्किल्स ही ना हो। फिर टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया, और टाइम मैनेजमेंट से लाइफ मैनेज करना सिखाया, और उससे हमने टाइम टोपोलॉजी का नाम दिया। फिर हमने बात करना, क्लाइंट से कैसे बात की जाती है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये वाली चीज़ सिखाई। और लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो मार्केटिंग का था, कि अगर ये सब चीज़ें आपकी हो चुकी हैं तो फिर आपने अपने आप को मार्केट कैसे करना है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे कि जो टैलेंट वाइज अच्छे थे, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कुछ दिया था। पहली चीज़ तो वो अपनी स्किल ही नहीं फाइंड कर सके पूरी ज़िंदगी, दूसरी चीज़ वो उसे शाइन नहीं कर सके, थोड़ी बहुत जो गॉड गिफ्टेड थी उसको वो सेल करना भी नहीं जानते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए। सेल से मुराद मैं लूँ कि आप अपनी स्किल को किस कीमत पर कैसे बेचोगे, ये वाली चीज़ बाकायदा तौर पर आनी चाहिए। फिर इन सब लेक्चर्स के अंदर जो की पॉइंट्स थे वो कौन से बनते थे। एक तो ये कि हमने आपको बताया कि बगैर विल के काम नहीं होता। विल क्या चीज़ होती है, हमने बताया पैशन वर्सेस पनिशमेंट का एक फार्मूला सिखाया आपको। बहुत सारे अभी भी देखें, अगर मैं आपको देखूं सिर्फ 7 पार्टिसिपेंट हैं, और अगर पहला लेक्चर आप मेरा जाके देखें तो गालिबन 35 पार्टिसिपेंट थे। दावा उन सब का था कि वो करना चाहते हैं, लेकिन वो दावा था सिर्फ। जैसे कहते हैं ड्रामे के अंदर कोई माँ का किरदार कर रहा और हकीकी माँ, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्यों? 2 घंटे के ड्रामे के बाद वो उस बच्चे को पहचानती भी नहीं है औरत, और जो हकीकी माँ होती है डेथ बेड पे भी अगर उसका बच्चा आवाज़ देता है तो वो आंखें खोल देती है। तो विल को पहचानने के लिए हमने आपसे कहा, कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हमने कहा कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप काम कर सकें। आप एक्सक्यूजेस तो दे सकते हो कि जी मेहमान आ गए थे, हमारे पेपर हो रहे थे, हमने कहीं जाना था, हमारी तबीयत खराब थी, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। ग्रेट पर्सन कभी ऐसे नहीं करते। दुनिया के जो ग्रेट पर्सन है वो अपनी बर्थडे पता है कैसे मनाते हैं। आम आदमी जो है वो बर्थडे ऐसे मनाता है जी, केक काटता है, पार्टी करता है, दोस्तों को बुलाता है। आप याद रखिएगा, मैं कई मिसालें आपको देने को तैयार हूं। जो ग्रेट पर्सन है वो अपनी बर्थडे वाले दिन 24 घंटे काम करते हैं। देयर इज ए डिफरेंस। ग्रेट और ऑर्डिनरी पर्सन में जो फर्क होता है वो हैबिट्स का ही तो फर्क होता है। जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो अपने सोने को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, ग्रेट पर्सन अपने टारगेट्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है। कंफर्ट जोन का बताया, हार्मोन्स का आपको बताया, एक्सरसाइज आपको सिखाई, कम्युनिकेशन हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, स्किल की हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, बिजनेस प्लान आपको बनाना सिखा दिया। ये सारा वो था जो कि हम कर चुके थे। इस वजह से मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, इसके साथ इशफाक अहमद साहब का एक वाक्य लिखा हुआ है, मैं वो ज़रूर पढ़ूंगा। आपको मैं भेज तो चुका ही हूँ स्लाइड। इशफाक साहब कहते हैं कि बड़े सालों की बात है कि एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा दुआ करें मुझे काम मिल जाए। मैंने कहा तुम यकीन से कहते हो तुम्हें काम की तलाश है? कहने लगा हद करते हो, पिछले 2 साल से बेकार हूं, अगर मुझे काम की तलाश ना होगी तो किसे होगी? मैंने कहा अच्छा, अगर तुम्हें काम मिल जाए और अगर मुआवजा ना मिले तो
फिर वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। तो मैंने कहा, अच्छा अगर तुम्हें काम मिल जाए और काम करने की तनख्वाह ना मिले, घबरा कर कहने लगा, मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए जैसा कि तुम कह रहे हो, मुझे नौकरी वाला काम चाहिए, ऐसा काम जिसके दाम मिले। मैंने कहा, अच्छा अगर तुमको तनख्वाह मिलती रहे और काम ना करना पड़े फिर? कहने लगा, सुभान अल्लाह, ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए? मैंने कहा, फिर तुम्हें काम की तलाश नहीं, तुम्हें तनख्वाह और मुआवजे की तलाश है। इसी तरह हम खुदा के साथ करते हैं। बज़ाहिर हम इबादत कर रहे होते हैं, बातिन किसी और शय का तलबगार होता है। बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, हालांकि हम वो चीज़ नहीं करना चाहते। उसके पीछे कोई एक बहुत छोटा सा कोई हमारा मकसद होगा जो हम पूरा करने के लिए इतनी बड़ी चीज़ को कह रहे होंगे कि हम उन्हें करना है। तो ये छोटी सी चीज़ जो थी वो इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ थी। इस इंट्रोडक्शन में या इससे रिलेटेड पिछले लेक्चर्स में अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, वरना मैं आगे की तरफ आऊंगा। आज का हमारा लेक्चर क्या है? आज का हमारा लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट है थोड़ा सा। किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंट है? देखें, जैसे याद होगा पिछले लेक्चर में मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था आने वाला टोटल दौर डिजिटल मार्केटिंग का है। अब क्या होता है कि कोई भी सियासतदान सोशल मीडिया पे किसी भी चीज़ को वायरल करवा देता है। यानी कि अगर आप देखें, अभी एलन मस्क ने जितने फेक अकाउंट थे ट्विटर के वो ब्लॉक करवाए हैं। अभी एक साहब की तकरीर जब इससे पहले आया करती थी तो कम अज कम 2-2.5 लाख 3 लाख जो लोग होते थे वो उनकी तकरीर सुन रहे होते थे। वो बाकायदा स्क्रीनशॉट उनका जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो दिखाया करते थे। और जब से ये हुआ है तो अब स्क्रीनशॉट पे जो लिखा हुआ आता है वो 3,000 या 3,2500 के करीब आता है। तो क्या होता है कि ये फेक अकाउंट्स होते हैं लाखों के, जिनसे क्या चीज़ है, वायरल कराई जाती है कोई भी चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आई नई वीडियो आई, गालिबन मौला जट आई है, कौन सी आई है, इसको भी इसी तरीके से वायरल करवाया गया होगा। कोई प्रोडक्ट है, इसको भी इसी तरीके से वायरल। उससे होता क्या, वायरल का वर्ड समझिएगा कि कैसे किया जाता है। इन्होंने फेक अकाउंट से चला दी। अब मेरी नज़र से दिन में 100 दफ़ा अगर एक चीज़ गुजरेगी तो मेरा बैक ऑफ द माइंड जो है वो डेटा सेफ हो जाएगा। अब जब मैं दुकान पर जाऊंगा या फिर मैं चॉइस करने लगूंगा तो मेरे पास डेटा ज़्यादा उस प्रोडक्ट का होगा, मेरे पास डेटा ज़्यादा उस पर्सन का होगा। तो क्या होगा, मैं उसी की तरफ, वो मेरी चॉइस बन जाएगा। तो जैसा कि आने वाला वक्त डिजिटल मार्केटिंग का है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इन नहीं होते, आप जितने भी टैलेंटेड होंगे तो 50% चांस है कि शायद आप काम कर सकें, वरना 50% तो कंफर्म है। पहले 50% में मैंने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, दूसरे 50% में भी मैं कंफर्म कह रहा हूं कि नहीं कर सकते काम, क्योंकि आप ही का कंपिटिटर जो है वो लोगों के दिमागों में बैठ चुका होगा। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग ना भी पसंद हो, आपको वो करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं करेंगे और चाहेंगे कि कोई और आपके लिए कर दे, तो वो हाईली पेड पर्सन होते हैं। शुरू में आप उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और जब आप उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो भाई फिर आप उनसे करवा ही नहीं सकते। जब आप करवा ही नहीं सकते तो आप आगे निकल ही नहीं सकते। ये हकीकत है, चाहे आप माने या ना माने। ये तो मार्केटिंग की बात मैंने आपको बताई। अगली बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो आज के लेक्चर की है। आपको ब्रांडिंग करनी है। अगर आपने अपने नाम को ब्रांड ना बनने दिया तब भी आप नाकारा हो जाएंगे। मिसाल देता हूं आपको, आप किसी अस्पताल में डॉक्टर हैं और
साथ ही पैरेलल कोई दूसरा डॉक्टर है जो कि अपना क्लिनिक चलाता है। अब क्या होगा कि आप उस अस्पताल में 10-15 साल भी रह लें, अगर वो आपको निकालेंगे तो आप क्या होंगे, परेशान होंगे कि पता नहीं कोई और अस्पताल रखेगा नहीं रखेगा। इसी के बजाय जिस शख्स के अपना क्लिनिक होगा वो 10-15 साल में ब्रांड नेम बन चुका होगा। या तो उसके एक शहर में एक से ज्यादा क्लिनिक हो चुके होंगे, एवरेज 5-7 क्लिनिक हो जाते हैं 10 साल के अंदर। या फिर क्या होगा कि वहां पर वो अपना सेटअप बना चुका होगा मिनी हॉस्पिटल का। क्यों? उसके नाम की वजह से लोग आ रहे होंगे। मैं इंशाल्लाह लेक्चर के आखिर में बाकायदा ब्रांड की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा आपको। तो क्या है कि अगर आपने कंपनी बनाई या अगर आपने इंडिविजुअल भी काम किया, आपको ब्रांडिंग करनी है। जो शख्स ब्रांडिंग नहीं करेगा उसका फ्यूचर नहीं है। जैसे मैंने अभी पहले कहा, जो शख्स डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आएगा उसकी प्रोडक्ट नहीं सेल होगी, डन है ये बात। जो शख्स ब्रांड नहीं बनाएगा वो किसी वक्त भी कोलैप्स कर जाएगा। दैट्स वाई आज का जो लेक्चर मैंने उठाया वो उठाया मैंने कि कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, कंपनी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। बंद कर दो ना इसके ऊपर, यहां पड़ा हुआ होगा। तो उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या क्राइटेरिया है, बाहर क्या क्राइटेरिया है। मैं हमेशा से एक बात कहा करता हूं, हर जगह कहा करता हूं कि लीगली हमेशा हर चीज क्लियर रखो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आए कि जिन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं की हुई थी, जब भी FBI कोई आता था उनको पैसे दे देते थे। उनकी जब डेथ हुई उनकी औलाद जो है वो नहीं इसको संभाल सकी। तो क्या हुआ कि क्लैप्स कर गए, क्योंकि नाजायज थी ना। तो कभी भी कोई काम जो है ऐसा ना कीजिएगा कि जो लीगली करेक्ट ना। डॉक्यूमेंट्स अपने हर वक्त क्लियर, तो कभी आपको टेंशन नहीं होगी, कभी लॉस नहीं होगा। वरना लीगली अगर काम सही ना हो तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं गारंटेड लॉस है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं कि कंपनी कहते किसको हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जितने फ्रेंड्स होते हैं कहते हैं ये आपकी कंपनी है। कंपनी बेसिकली यहीं से निकला हुआ एक वर्ड है कि एक स्ट्रक्चर है, एक हिरार्की है, जिसके अंदर क्या आ जाता है, आगे चल के हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आपका अपना लोगो होगा, आपकी कोई नाम होगा कंपनी का, आपकी कोई पंच लाइन होगी। आप उसकी जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो एक उसकी क्या होगी, एक बिग एरिया होगा उसका। फिर उस बिग एरिया को नैरो डाउन किया हुआ होगा आपने, कि अगर आप काम कर रहे हैं बुक्स पे काम कर रहे हैं तो नैरो डाउन करके ये होगा, टेक्स्ट बुक्स होगा, पॉपुलर अकाउंट होगी, रिसर्च बुक्स होंगी, टेक्निकल बुक्स होंगी, कौन सी बुक्स होंगी। फिर आपकी क्या होगी कि स्टाफ जो होता है उसकी हायरार्की होती है, हायरार्की वेल डिफाइन होगी। फिर ये होगा कि किन किन जगहों पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए है, और कंपनी की टाइप्स वो आगे जाके फिर मैं डिफाइन करता हूँ ये सारी चीजें। लेकिन क्या ये तमाम कॉम्बिनेशन जो है इसको एक कंपनी का नाम दिया हुआ है, सही है। तो आपने भी क्या करना है, जब भी कोई काम शुरू करना है तो आपको किसी न किसी लेवल पर जाकर ये सारे प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेना है। यहां तक किसी ने कोई चीज पूछनी है?
अच्छा, जैसे पहली स्लाइड में आपने देखा इशफाक अहमद साहब की मैंने कोट को डिस्कस किया, तो दूसरी स्लाइड के अंदर मैंने जो था जैक मॉ का डाला कि बड़ी मशहूर सेइंग है इसकी। कहता है जब KFC वाले आए, व्हेन KFC केम टू चाइना 24 पीपल वेंट फॉर द जॉब। 24 आदमी गए थे वहाँ पे जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। 23 पीपल वर एक्सेप्टेड, 23 को उन्होंने रख लिया था। आई वॉज द ओनली वन जिसको रिजेक्ट किया गया था। तो ये कोई ज़िंदगी में क्राइटेरिया नहीं है। जैसे आज का आपने कोड पढ़ी हो अगर मेरी, कि उसमें मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि ये वाला स्टैट्स या प्रोबेबिलिटी ज़रूरी नहीं है सही हो, कि 9 नाकामियाँ हो तो 10वीं भी नाकामी होगी, 9 कामयाबियाँ हो तो 10वीं भी कामयाबी होगी। कामयाबी और नाकामी के कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे इसकी मैं बात करूं कि वहाँ नहीं हुआ, यकीनन वहाँ ना होने की वजह ये नहीं होगी कि इसकी शक्ल बुरी थी। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी जा रहा था कि शक्ल बुरी है या शक्ल अच्छी है। होगा ये कि जो उनको स्किल चाहिए थी वो उसके पास स्किल नहीं थी। इस कोड को आपको ऐसे लेना है कि जिस चीज़ का इंटरव्यू देने का उस चीज़ की स्किल नहीं थी, लेकिन इसने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क नहीं छोड़ा। लैंग्वेजेस सीखता रहा, या ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा कभी, इसकी बड़ी डिटेल है। लैंग्वेजेस सीखता रहा, आइडियाज़ लेता रहा, कंट्री से बाहर भी गया। ये वाली चीज़ जो थी इसने इसकी यूनिक स्किल जनरेट करवा दी। दैट्स वाई ये उस पर आया अली बाबा की तरह। उससे पहले भी कुछ नाकाम प्रोजेक्ट भी किए थे इसने। अगली चीज़ पर हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं। कोशिश करता हूँ डिफाइन करने की। वैसे नेट पर आप लोगों के लिए बिल्कुल मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होता है सिंपल प्राइवेट कंपनी, एक होता है शेल्फ कंपनी, एक होता है शेल कंपनी, एक होता है ऑफशोर कंपनी, और भी खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिफाइन की जा सकती हैं। कि अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ किसको कहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, an organization owned by shareholder who have each invested a sum into the business। क्या होगा, ये शेयर होल्डर्स का बिजनेस होगा। सही होगी। आगे जाके इनके रूल्स वगैरह को मैं बाद में डिटेल में कर दूंगा। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, उसकी वजह है कि हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि इसकी नॉलेज आपको हो जाए ताकि ये काम आप लीगली करवाइएगा। इसलिए कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाद में प्रॉब्लम करती हैं। तो अगर छोटी कंपनी खड़े कर रहे हो तो हल्का वकील ले लिया जाता है, अगर बड़ी कंपनी होती है तो उसी लिहाज से फिर वकला जो होते हैं वो चीज़ों करते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि एक आपका क्या जो है, आपने देखा होगा, एक तो हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक होता है आपका जिसके साथ इसमें तो एलटीडी लिखा हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ होता है आपका, ये हो जाएगा आपका दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वो हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड। हाँ, वो होना चाहिए है पीवीटी होना चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं सिंपल प्राइवेट कंपनी को। अगर मैं आपको डिफाइन कर दूं, और फिर ये भी बताऊंगा कि फ्रीलांसर किस कैटेगरी में आएंगे, और ये सारी चीज़ें कि आपको अब फ्रीलांसर को भी जो है वो करना पड़ता है, टैक्स रिटर्न फिल करना पड़ता है, तो उसे पता होना चाहिए कि क्या है। प्राइवेट कंपनी जो है वो है, प्राइवेट कंपनी इज द फर्म दैट इज प्राइवेटली ओन। प्राइवेट कंपनीज में इशू स्टॉक एंड हैव अ शेयर होल्डर, बट देयर शेयर डू नॉट ट्रेड ऑन पब्लिक एक्सचेंज, आर नॉट, पब्लिकली उसके शेयर अवेलेबल नहीं होते। बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो पब्लिक लिमिटेड नहीं है, तो उसके शेयर जो हैं
वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों के नामों से फ़र्क क्या पड़ता है? लॉज चेंज हो जाते हैं। अगर आपकी आगे जाके हायरार्की में चीज़ डिफाइन करूंगा, अगर आपने हायरार्की को प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो आपका कोई भी स्टाफ मेंबर लेबर कोर्ट में जाके आपके खिलाफ केस कर सकता है, और ऐसा हुआ है। और ठीक ठाक हमारे क्लाइंट ने प्लेंटी दी है। जब हमने पहले उनको मना किया था कि इसको ऐसे ना करें, तो उन्होंने कहा कि सर एक तो आप पेपर वर्क बहुत कराते हैं, और जब उन्होंने वो गालिबन 3 से 4 लाख की प्लेंटी पे की थी, जब वो पे करके आए तो उसके बाद बाकायदा आके मुझसे पूछा था, सर कोई अच्छा लीगल एडवाइज़र बता दें, हमने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन सही करवानी है। तो क्या है कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत इस वजह से आती है कि लीगली बिल्कुल यही समझिए ना, आपने घर लेना है, आपको घर खरीदने का और तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि कैसे चेक किया जाता है। अगर वो नहीं होगा तो कभी भी, सिर्फ आपका अगर जो है फ़ोन का बिल ही किसी और नाम पर आ रहा हो, तो इससे भी आपके घर की जो है वैल्यू ख़राब हो जाती है। शेल्फ कंपनी मैं जल्दी जल्दी डिफाइन करके आगे चलता हूँ, इसलिए कि हमारा ये मकसद है ही नहीं ये चीज़ डिफाइन करना, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग जो हो वो एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो, आप में से बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी कंपनी खड़ी करेंगे। कंपनी खड़ी करेंगे तो उसकी भी मैं आपको बता दूंगा बात कि उसे कैसे हैंडल किया जाएगा। शेल्फ कंपनी है क्या? कंपनी दैट हैज़ बीन ऑफिशियली क्रिएटेड सो दैट इट कैन बी सोल्ड टू समवन हु डज नॉट वांट टू हैव टू क्रिएट अ कंपनी देमसेल्फ। ये कंपनी उसने खुद नहीं बनाई होती, इसने परचेज की होती है। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा? इसमें फ़र्क ये हो जाएगा, इनिशियल डिटेल सारी की सारी उस शख्स की होगी जिसने कंपनी बनाई होगी। ये फर्स्ट ऑनर नहीं कहलाती, ये सेकंड ऑनर कंपनी कहलाती है। तो सेकंड ऑनर कंपनी हमेशा क्या कहलाएगी? शेल्फ कंपनी कहलाएगी। तो उसके भी आपके लॉस डिफरेंट हो जाते हैं। तो क्या है कि ऑफशोर कंपनी क्या होती है, भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑफशोर कंपनी उन कंट्रीज़ में बनाई जाती है जहाँ पर टैक्स शो करना ज़रूरी नहीं होता। बेसिकली ये टैक्स छुपाने के लिए किया जाता है। वहाँ पर मनी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये शो करवाना ज़रूरी नहीं है। जैसे भी आपने देखा होगा, ये जो तोशा खाना का केस है, तोशा खाना का केस सिर्फ ये नहीं है कि आपने वो है कि सस्ते दामों महंगी घड़ियां खरीद ली या तमाम असबाब खरीद लिए। केस ये है कि वो पैसे आपके अकाउंट से नहीं आए, वो पैसे किसी वेल डिफाइंड सोर्स की तरफ से नहीं आए। उसके बाद जो बेचने के बाद पैसे हैं वो कहाँ गए हैं, वो भी सोर्स वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं यहाँ ऑफशोर कंपनी अलाउ नहीं है, इस वजह से हर शख्स को ये बताना पड़ता है कि मैंने जो चीज़ खरीदी है ये पैसे मैंने कहाँ से लिए। सही होगी। और दूसरा ये बताना पड़ता है कि अगर मैंने कोई चीज़ बेची है तो जो मेरे पास पैसे आए हैं वो मेरे पास पैसे कहाँ हैं। कहीं मैंने इसमें एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं दे दिए, या फिर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तो मुझे नहीं दिए, क्या मैंने कोई डकैती मार के तो पैसे नहीं लाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑफशोर कंपनीज में ज़रूरी नहीं होती। तो इसी वजह से ये जो लोग हैं जो अपने ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं वो ऑफशोर कंपनी की तरफ जाते हैं, या फिर ऐसे लोग जो टैक्स बचाना चाहते हैं वो ऑफशोर कंपनियों की तरफ जाते हैं। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी हो? अभी तक कोई चीज़ नहीं? जी जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, कितनी इनकम हो तो वो रजिस्टर्ड करवाएं? वैसे तो अकॉर्डिंग टू, अगर आप रूल पूछना चाह रहे हैं, रूल में तो कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको एनटीएन होना चाहिए आपके पास,
ताकि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हम डीएचए कॉलेज की सिर्फ एक कॉलेज की, हालांकि इनके कराची में ज़्यादा कॉलेजेस हैं, हम सिर्फ एक कॉलेज की डिजिटल मार्केटिंग की हमारे पास प्रोजेक्ट था। लेकिन क्या था कि हमें शो करवाना था अपना एनटीएन नंबर। इसी तरीके से कोई भी ऐसा काम होगा ना जिसमें कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो बोलेगी जी आपका एनटीएन होना चाहिए। तो इस वजह से ये है कि अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहें तो शुरू से हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे गुंजाइश है, तो मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप माहाना जो हैं वो 50,000 से 1 लाख उस काम से अर्न कर रहे हैं जिसको आप कंपनी का नाम आप देने जा रहे हैं, तो फिर आपको रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए है बाकायदा तौर पे कंपनी को, आज के दौर के लिहाज से। इस स्लाइड में जो मैंने तस्वीर दी है वो कैसर अब्बास की दी है। बहुत अच्छा नाम है मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और स्पीकर भी बहुत अच्छा है। लाइफ की जर्नी इसकी बहुत मज़ेदार है, स्ट्रगल मुझे इसकी बहुत पसंद आती है, और बोलता भी अच्छा है, आज पहुंच भी काफ़ी आगे गया। तो इसकी ये किताब भी बहुत अच्छी है, कभी टाइम मिले तो ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम स्टेप्स की तरफ, स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेप कि आपको नाम डिसाइड करना है। नाम रखने का याद होगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ तरीक़ाकार कि आपने क्या करना है कि सर्च करके ऐसा नाम लेना है जो कि नाम मुंह पे चढ़ सके। ऐसा नाम नहीं लेना कि जो सिर्फ आपको पसंद हो, तो फिर आप ही उसको पसंद कर रहे होंगे, दुनिया तो उसको नहीं पसंद कर रही होगी। अब इसको अप्रूव करवाना है। भाई अगर पहले से किसी ने वो नाम लिया हुआ है तो आप नहीं ले सकते, जियो का आप नाम यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सर्चिंग हो गई, सर्चिंग के बाद अप्रूवल आ गया। तो इसका तरीकाकार ये होता है, एक से ज्यादा नाम दिए जाते हैं जब अप्रूवल के लिए जाते हैं, ताकि क्या हो, अगर कोई एक नाम नहीं है तो दूसरा नाम हो जाएगा। दूसरा स्टेप कि आपने जो भी चार्जेस हैं वो आपने पे कर देने हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो फीस आजकल चल रही है, मेरा ख्याल से लोगो नेम इसको मिलाकर शायद 50,000 है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। बहरहाल ये आप किसी भी वकील के थ्रू करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और अगर आपको कहीं पे लगे कि वकील आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो इसकी एक बुकलेट ऑनलाइन रखी हुई है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो आपका क्या है कि आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपने क्या है कि डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस, यानी कि आपने ये चीज़ बताना है कि आप जो काम किया जा रहा है उसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती हैं, जो आप कंपनी किस चीज़ की बना रहे हैं, कैसी चीज़ है, क्या सब कुछ है, उसकी डिटेल लिखी हुई होगी। जैसे मैं आपका ट्रेनिंग देता हूँ, कोर्सेज करवाता हूँ, कंसल्टेंसी देता हूँ, तो मेरी कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है तो वो इस टर्म एंड कंडीशन के साथ होती है। फिर आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिस लोकेशन। ऑफिस होना ज़रूरी है, आप अपने घर को भी शो करवा सकते हो कि ये ऑफिस है, लेकिन उसकी लोकेशन, तो वो ऑफिस एड्रेस रजिस्टर्ड होगा। तो कोशिश अक्सर यही की जाती है कि ऐसा एड्रेस हो जो कि किराए की जगह ना हो।
आप वो तो जगह बदली कर सकते हो, लेकिन घर या ऐसा पोर्शन होना चाहिए जिसको दिया जा सके। फिर आ जाता है इसमें पार्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी, चीफ अकाउंटेंट, ऑडिटर एंड अदर। आपकी कंपनी जो भी होगी उसकी कोई ना कोई हायरार्की होनी चाहिए है। अब वो हायरार्की जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारी फिल करो। आप बोलो कि मेरा जो अकाउंटेंट है वही मेरा सेक्रेटरी भी है, सही है। दो दे एक ही के पास है। गवर्नमेंट में भी तो आपने देखा है कि दो वजीर जो है एक ही चीज़ के दो, एक वजीर दो काम कर रहा होता है, दो मिनिस्ट्रियां उसके पास होती हैं। लेकिन हायरार्की कंप्लीट होगी, कंपनी बनती तब है। फिर ये है कि आपकी जो आपस में लीगल एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि आप एक तो यही है कि जब आप लिखेंगे चीफ अकाउंटेंट या अकाउंटेंट तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे। इसलिए कि मैंने आपसे कहा ना कि इन फ्यूचर आपका अकाउंटेंट जा सकता है लेबर कोर्ट के अंदर कि जो काम इन्होंने मुझे बोला था उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो आपके खिलाफ केस फाइल हो सकता है। तो इसी तरीके से आपकी कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुक होनी चाहिए है, और जितने भी पार्टनर्स होंगे सबके सिग्नेचर के साथ वो भी क्या होगी, रजिस्टर्ड होती है। यहां तक किसी ने कोई चीज पूछनी है? इस स्लाइड में बेसिकली, जी जी वालेकुम सलाम। नहीं, आप मीटिंग्स थोड़ी करेंगे वहां पर, आप मीटिंग के लिए कोई और जगह बताएं। ये तो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और अगर आप ये समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन वाले को भी वहां नहीं आनी चाहिए, एक दफा जो रजिस्टर्ड कर रहा है वो आके लोकेशन देखेगा जरूर, ताकि वो ये लिख सके कि ग्राउंड रियलिटी है। वरना मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, और मैं कोई भी बात ढकी छुपी ऐसी नहीं कर रहा कि किसी ने मुझे बताया हो। उन्होंने जो ऑफिस का एड्रेस दिया वहां कुछ भी नहीं था, दीवार के ऊपर उन्होंने शेल्टर लगवाया दिया था, दुकान का जो शेल्टर होता है, और उसे ताला लगाया। जब वो सर्वे करने के लिए आया तो कहते कि जो ताला खोलता है आज वो है नहीं, हालांकि उसके पीछे दीवार थी, कोई दुकान थी नहीं उसके पीछे, और उन्होंने उसको रजिस्टर्ड करवाया। तो क्या होता है कि वो बेसिकली पैसे दे के करवाया जाता है, तो आप कोई किराए की जगह ले लें, उसको उधर लोकेशन करवा दें। तो इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है कि आप कुछ भी करें, लेकिन क्या है कि ये वाली चीज़ जहन में रखें कि ऐसा होता है। और एक और चीज़ हो सकती है कि बिल्कुल आप अगर प्राइवेसी चाहते हैं तो फिर ऐसा ही करें। क्यों, कभी भी अगर एफबीआई वालों का एतराज़ होगा तो वो ऑफिस में आती हैं, तो अगर घर की लोकेशन आपको होगी तो वो यकीनन घर पर आएंगे। तो सही है, आप इसकी एहतियात कर लें। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं है इसमें ये वाली चीज़ नहीं है, इसलिए कि इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मैं आपको बहुत सारे ऐसे बता सकता हूँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, उन दिनों कराची के हालात बहुत ख़राब थे, तो उन्होंने डिफेंस की कोठी के अंदर अपना बाकायदा एक बेडरूम को खाली करके उसको ऑफिस बना दिया, बाकायदा तौर पे। ये जो थे आपके, ये डॉक्टर सैफुद्दीन जो प्रमोशन पब्लिशर वाले थे, इन्होंने अपने घर के फर्स्ट फ्लोर को पूरा ऑफिस बनाया हुआ था, खुद सेकंड फ्लोर पे रहते थे। तो ये वाली चीज़ जो है वो अभी तक इन्होंने ये नहीं किया कि अगर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो कमर्शियल हो जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट वैलिड है कि जब भी छापा पड़ेगा तो वो ऑफिस में पड़ता है, तो वो घर पर पड़ेगा इंक्वायरी के लिए, तो वो अच्छी बात नहीं हो सकती। दैट्स वाई आप क्या करें, मोहल्ले की कोई छोटी सी दुकान ले लें मुनासिब से रेंट पे जो हो, और वहां पर आप अपना वो ऑफिस रजिस्टर्ड करवा दें। केएफसी वाले की इंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो इसी वजह से इनको भी मैंने शेयर कर दिया, तो इनको भी आप रीड आउट कर सकते हैं।
अच्छा जी, हमारे ये हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो गया हमारा। अब हम आगे आते हैं। अच्छा, उसमें लोगो भी हो जाना चाहिए। पीछे मैंने लोगो नहीं लिखा हुआ, लेकिन नाम के साथ साथ, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों का लोगो हिट हो जाता है। अब ये लोगो हिट हो गया तो लोग उसके करीब तरीन लोगो डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। तो आपका लोगो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि कोई आपको ज्यादा कॉपी ना कर सके। जैसे जे था तो जुनेद जमशेद, तो जे डॉट हो गया बाद में। इस तरह करते करते हाँ, मैं आप लोगों से कह रहा था कि आपने क्या है कि लोगो को भी रजिस्टर्ड करवाना है। नाम हो गया और लोगो हो गया, और साथ में अगली चीज भी बता देता हूँ, पंच लाइन। सही है, कि जैसे यू फोन की है, तुम ही तो हो। सही है। और वो थी ओ से ओरिएंट, मेरा ख्याल से पहली चाहत, हाँ, ये ओरिएंट की पंच लाइन थी। तो ये जो पंच लाइन होती है ये भी रजिस्टर्ड होती है। तो आपने ये सारी चीज़ों का खास ख्याल करना है जब भी आप इस तरफ जाएं, कंपनी की तरफ जाएं। डेटा सब आपके पास होगा, ये लेक्चर की स्लाइड्स सब आपके पास होंगी। तो इन फ्यूचर ये है कि अगर अभी भी ना सही 6 महीने साल के बाद भी कंपनी की तरफ आप जाते हैं, तो आपके दिमाग में ये ज़रूर होगा कि ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या है कि आपको जो कंपनी की सील होती है, सील, गोल जो मोहर होती है, इसे सील कहते हैं। तो जब तक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो जो मोहर बनाने वाला है वो गोल मोहर नहीं बना के देगा, यानी कि सील नहीं बनती। अगर वो बनाकर देगा और गवर्नमेंट को ये पता चल जाए, तो 1 से 2 साल जेल है उसके लिए। और अगर गोल वाली मोहर ना हो, तो कंपनी का अकाउंट नहीं खुल सकता। दो चीजें याद रखिएगा कंपनी के अकाउंट खुलवाने के लिए हैं। पहली चीज, आपको कंपनी का जो है लेटर हेड होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका क्या है, गोल वाली सील होनी चाहिए। तो ये क्या है कि आपका क्या कहते हैं, वहां से आप इस चीज को वो अपना एक्सेप्ट करवाओगे ये वाली चीज। फिर क्या है कि टैक्स जो है, टैक्स रिटर्न के लिए आप इसके चीज़ों को वो करवा दोगे, इसके अंदर करवा दोगे। फिर क्या है कि आप जो आपके मुलाजमीन हैं, उनके लिए EOBI फंड वगैरह जो आप जनरेट करोगे, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो आपको करवा देनी है। ये लेबर लॉ के अंदर आता है कि नेसेसरी है। इवन इवन जो स्कूल हैं, यहाँ पर भी ये वाली चीज़ जो है, ये नेसेसरी है कि ये इन्हें बाकायदा रिकॉर्ड की फॉर्मेट में देना होता है। जो नहीं देते वो फिर जो है वो कभी भी इस चीज़ में आ सकते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट, जब 60 ईयर इनके कंप्लीट हो जाते हैं, वो जो फंड है वो उनको फिर डिलीवर हो जाता है। और बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। EOBI भी होता ही ये है, बेसिकली एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स कहलाता है। अच्छा जी, इसमें आ गया हमारे पास, ये सारी चीज़ें हो गई। इस स्लाइड में जो मैंने दिया है, एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान की बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर है, इसने एक ऐप डिज़ाइन की थी जिसका नाम था को फाउंडर ऑफ सवेरी। तो बहुत तेज़ी से इसने ग्रो किया, और माशाल्लाह, ये मैंने 3 साल पहले का इसका डेटा शेयर किया था, किसी यूनिवर्सिटी में ही करवाया था जी, उसी वक्त का डेटा मेरे पास था। बहुत पाकिस्तान के टॉप 3 टॉप 4 में आ गई थी। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इसको फंड मिलना शुरू हो गए थे। इस स्लाइड पे किसी ने कोई चीज़ पूछनी? अच्छा, जब तक मेरे पास इनका डेटा, तो उस वक्त तो कोई वो नहीं था, उनके पास ये रूल नहीं था। लेकिन ये है कि बहुत तेज़ी से रूल चेंज हो रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि अगर कभी भी आपने करवाना हो, तो मैं इनकी साइट का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से एक बुकलेट डाउनलोड कर लीजिएगा PDF फॉर्मेट में।
उसके अंदर मौजूद है। वरना जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंडर ये हुई हैं रजिस्टर्ड, उसमें तो 2 से 3 4 भी लोग मौजूद थे, तो उसमें भी ये सब रजिस्ट्रेशन हुई है, प्रोसेस हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रजिस्टर्ड विद द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे इधर होता ही नहीं है, ऊपर तक हो गया बस खत्म हो गया। और यहाँ पे मसला फिर खराब होता है कि जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली इसका था। ये जो है गारमेंट्स वगैरह की कोई फैक्ट्री थी, और उसमें उनके बंदे चले गए लेबर उसमें लॉ में, लेबर कोर्ट में, और उन्होंने उनके खिलाफ केस कर दिया। तो क्या है कि आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए लेबर डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और उसमें आपने अपनी टर्म एंड कंडीशन डिफाइन की हुई होंगी कि हम किस उसके तहत रखते हैं, हमारी मिनिमम सैलरी क्या है। और ये भी खैर बहुत जुल्म होता है। पाकिस्तान में मिनिमम सैलरी जो 25,000 कर दी गई है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा है 12-14 हज़ार रुपए पे 10 घंटे 12 घंटे के मुलाजिम रखे हुए हैं, और उन बेचारों को खाना भी नहीं दिया जाता। हालांकि लेबर लॉ के तहत जो है, मुझे जो याद पड़ता है, 12 घंटे की अगर जॉब है तो एक वक्त का खाना आपको देना पड़ेगा। फिर क्या है कि वहाँ प्रॉपर लेबर के लिए वॉशरूम होना चाहिए है, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी जाएँ। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कंपनी से रिलेटेड होती हैं, लेकिन हमारे इधर नहीं होता। किसी भी अच्छी कंट्री में ये चीज़ ज़रूरी है। तो अगर कभी आप अपनी कंपनी की तरफ जाएंगे तो याद रखें ये भी आपको करना पड़ेगा। इसमें स्टार्टअप में की एक और एंटरप्रेन्योर की बताई तो उसका startup.pk, बेसिकली इसके अंदर स्टार्टअप स्टोरीज वगैरह को इन्होंने डिस्कस किया, और मैक्सिमम लोगों को उसमें इनका जिक्र किया। तो ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल खातून थी, जिसकी वजह से मैंने इसको एंटरप्रेन्योर के अंदर लिया भी। यहाँ तक किसी ने कोई चीज़ पूछनी है? अब आ जाते हैं हायरार्की ऑफ कंपनी की तरफ। मुख्तलिफ हायरार्की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाली फॉलो करें जो सामने लिखी हुई है, लेकिन ये है कि अक्सर होती इसी तरह की है। सीईओ जो है वो टॉप पर होता है। उसके बाद क्या है कि 1 से 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अगर 2 वाइस प्रेसिडेंट होंगे तो एक ऑपरेशन देख रहा होगा, एक सेल्स एंड मार्केटिंग देख रहा होगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट के नीचे डायरेक्टरान होते हैं। अगर ऑपरेशन के डायरेक्टर की तरफ चले जाएं तो एक अकाउंटिंग को देख रहा होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग को देख रहा होगा। सेल के प्रेसिडेंट की तरफ चले जाएं तो एक मार्केटिंग को देख रहा होगा, एक मुख्तलिफ रीजन्स को देख रहा होगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो उनकी अगर फर्दर किया जाए तो वो एक जो है अकाउंटेंट है वो पेरोल को अलहदा देख रहा होगा, और कंट्रोलर को अलहदा देख रहा होगा। मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको सॉफ्टवेयर साइड को अलहदा देख रहा होगा, हार्डवेयर साइड को अलहदा देख रहा होगा। इस तरह करके क्या है, एक हायरार्की होती है। उससे क्या है, कंपनी का फ्लो समझ में आता है। जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तो आप अक्सर पूछते हैं कि फ़्लो बता दें कंपनी का क्या है। तो जब हायरार्की बनेगी तो पता चलेगा कि फ़्लो कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने भी देखा होगा, आप में से किसी ने भी अगर हमारे इदारे को ज्वाइन करना होता है, तो अगर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर रहे होते हैं तो लेट रिप्लाई आता है। इसी के बजाय अगर आप कोऑर्डिनेटर को करेंगे तो जल्दी रिप्लाई आएगा। क्यों जल्दी रिप्लाई आएगा? कोऑर्डिनेटर का काम ही कोऑर्डिनेट करना है, मेरा काम कोऑर्डिनेट करना नहीं है। इसी तरह से अगर मैंने किसी भी रिसर्च से मुतालिक कोई डेटा लेना होगा तो मैं कोऑर्डिनेटर को नहीं बोलूँगा, मैं रिसर्च की टीम को बोलूँगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का काम मुझे डेटा निकाल के देना नहीं है। ये क्या है, रिसर्चर का काम है, जो हमारे साथ रिसर्चर के तौर पर हायर हुए हैं। तो क्या है कि जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड होती हैं तो उससे काम जो है कि वो आसान हो जाता है, काम पैटर्न हो जाता है। तो इस वजह से हर जगह पर कोई ना कोई हायरार्की फॉलो हो रही होनी चाहिए। यहाँ तक कोई चीज़ किसी ने अगर पूछनी हो। और बड़ी मज़े की आपको बात बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर 90%
कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है। 90% जो है वो कोई हायरार्की फॉलो नहीं करती हैं, सिर्फ वो सरवाइव कर रही हैं। इसी वजह से जो है उनका डूबने का अंदेशा काफ़ी होता है। और उसी के बजाय अगर आप ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखें जो कि पूरे बिजनेस प्लान और पूरे हायरार्की से चल रहे हों, तो बहुत बहुत वो है कि मुश्किल होता है कि वो कोलैप्स करें। यहाँ तक कि जी चीज़ थी वो थी कंपनी के इंफॉर्मेशन वगैरह। तो इससे आगे जी बोल रहे हैं कोई? वालेकुम सलाम। जी जी। हम्म। बिल्कुल होंगे जी अप्लाई, इसलिए कि जो है सिर्फ साइज ऑफ कंपनी छोटा बड़ा हो सकता है, वरना कंपनी के गवर्नमेंट को जब पता ही नहीं होगा कि आपकी कंपनी है तो वो टैक्स किस चीज़ पे लगाएगी। सही है। दूसरा ये है कि कोई देखे कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, वो आपका नाम चोरी कर ले। हमारे साथ हो चुका है। एक देखिएगा, ऑनलाइन एक स्टोर है सबमिले.com, इन्होंने मेरे अंडर काम करना शुरू किया तो मैंने इनकी सब चीज़ बनवानी शुरू की। मैंने कहा रजिस्टर्ड कर लें, कहते सिर पे कर लेंगे, कोई इतनी जल्दी नहीं है। विद इन अ ईयर ये जब अच्छा नाम बनना शुरू हुआ, रजिस्टर्ड करवाने गया तो किसी और ने रजिस्टर करवा दिया था, सब मिले। फिर इन्होंने उस लड़के को 3 या 4 लाख देकर अपना नाम वापस लिया और उसको रजिस्टर्ड करवाया। तो ये है कि छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, उसके प्रॉपर चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं कि यार कोई ऐसा मेरा नाम नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट भी मेरी नहीं है कि ये कोई और चोरी कर सकता है, तो बस फिर आप इस चीज़ कर दें। देखिए FBI वाले जो हैं वो छोटे काम पे ना इतना तंग नहीं करते, उन्हें भी पता है कि कितनी रिश्वत मिल जाएगी। अगर आपकी पूरे महीने की सेल 1 लाख की है, सही है, और उसके अंदर अगर आपको 25% प्रॉफिट हो तो 25,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो उनके लिए ये एक बहुत ही कम प्रॉफिट है। तो वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा हिट करते हैं। लेकिन क्या है, अगर आप आहिस्ते से बड़े होना शुरू और फिर नहीं था, तो जब से आपने कंपनी शुरू की होगी तब से प्लेंटी लगती है। तो ये है कि करना ज़रूरी होता है, अच्छी बात होती है। हम्म। नहीं, आप तो प्रोडक्ट बना रहे हो ना अपनी, तो प्रोडक्ट तो आप कहीं पे भी रख दो। लेकिन क्या है, जब आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करोगे, जैसे आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। हमारे एक साथी हैं, तो वो हमारे एक ख़ानदानी फक्की हमारी होती है जो पेट के लिए हम यूज़ करवाते हैं अरसा दराज से। कहते हैं सर मैंने आपका फार्मूला लेना है। मैंने कहा जी ले लें। कहते हैं कि इसको किस तरीके से लेके चलेंगे? कहते हैं क्या मैं इसको रजिस्टर करवाऊंगा? तो मेरी कल एक से बात हो रही थी, ये जो हर्बल में काम करते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जैसे एलोपैथिक की हर चीज़ रजिस्टर्ड होती है, ये भी पूरा फॉर्म 7 बनेगा, एक एक चीज़ इसकी रजिस्टर्ड होगी। जिस जगह बनेगी, जिस फैक्ट्री में आप अपनी फक्की बनवाएंगे, वो ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए है, और उसके ऊपर उस फैक्ट्री का लाइसेंस नंबर लिखा हुआ होगा, ताकि अगर कभी आपका कोई डब्बा उठाकर उसकी इंक्वायरी की जाए और कोई उस पर ऑब्जेक्शन आए तो फैक्ट्री वाले को बताया जाए कि आपके इस पर ऑब्जेक्शन आ गया। हालांकि कहने को तो एक फक्की थी, और आप बगैर किसी लीगल तरीके भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, वो एक नाजायज काम है, जैसे चोरी की चीज उठा के बेच देना। लेकिन अगर आप तरीका मेरे से पूछ रहे हैं तो बिल्कुल जी, कोई भी आपने आपने कपड़ों की कलेक्शन लेकर आनी है, J. लाना है, आप S. लेकर आना चाहते हो, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको। तो ये है कि प्रोसेस जो है वो पूरा यही है। तो फिर हाँ, वो लीगल एडवाइजर मौजूद होते हैं।
इसके, जो कि सिर्फ यही चीज़ें कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं। पहले तो ये डबल ए वाले बहुत मशहूर थे, लेकिन यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा वो है, सिर्फ उनकी सर्विस फीस जो है वो अब 2 से 3 लाख रुपए है कंपनी रजिस्ट्रेशन की। हालांकि कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की फ़ीस जो है वो तकरीबन 50,000 है, मैंने बताया आपको। तो उसमें ये है कि ऐसे मौजूद हैं, वरना उसका तरीक़ाकार फिर ये किया जा सकता है कि आप ब्रांड नहीं बनाएंगे, यानी कि आप अपना नाम यूज़ नहीं करेंगे। आप जर्नल सा देना शुरू कर दें कि वो चीज़ थोड़ी सी ग्रो कर जाए, फिर आप इस काबिल हो जाएं कि आप अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर आप क्या करेंगे कि कोई भी लीगल एडवाइज़र जो है उसको हायर कर लेंगे और ये सारी चीज़ें कर देंगे। ऑनलाइन भी कोई होंगे, ये जो था शाहिद चावला हो गया, इसके अपने एडवाइज़र मौजूद हैं। तो मैं देखूंगा इनका नंबर, अगर किसी का मेरे पास होगा तो मैं उसका नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा। तो वो है कि वो भी इस चीज़ में कंसल्टेंसी देते हैं कि अगर किसी ने कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवानी हो। दोबारा बोलें, दोबारा बोलें। हाँ 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 हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर किया, वे 10 साल हो गए उन्हें प्रोडक्ट लेकर ही नहीं आए, लेकिन उन्हें पता था ये नाम में हिट हो सकता है, तो उन्होंने नाम रजिस्टर करके रखा हुआ है। अब उसकी क्या होगी, सालाना फीस होती है, 2 साल की फीस होती है, हर 2 साल के बाद दोबारा रिन्यू होता है, आपको दोबारा पे करना पड़ जाता है। जैसे मुझे खुद अच्छी तरह याद है कि मेरा जो रिसर्च का इदारा था उसका नाम था केपास, कुन इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंसेज। तो तुर्की के एक इदारे ने मेरे पे केस किया था, और ये भी मैं आपको बता दूं, पहले लोकल रजिस्ट्रेशन होती थी, अब इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन होती है। तो उसने कहा कि जी के पास तो मेरा नाम है, तो पहले जो मैंने के पास लिखा था वो था KIPAS, तो मैंने फिर उसको डबल ए के साथ कर दिया था, और फिर ये था कि हम उससे नाम हमने ये, तो ये वाली चीज़ जो है ये बिल्कुल होती है, और इसको इसी तरीके से चलना चाहिए। वरना मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ये है कि इंसान धोखे में बहुत से पैसे बचाने का सोच रहा होता है, लेकिन डबोता ज़्यादा है। हमेशा लीगली चलने में ही फ़ायदा होता है। बच्चे शुरू में अगर आप कोई चीज़ अपनी ला रहे हैं, तो अभी से नाम रजिस्टर्ड करें, कंपनी बनाई ही नहीं, आप उसको क्या करें, सिंपल पहले मार्केट करें, देखें उसकी वैल्यू इतनी है भी या नहीं है। हो सकता है कि आपने थोड़ी अरसे में ख़त्म कर देना हो। जैसे स्कूल वगैरह की रजिस्ट्रेशन होती है, तो मेरे पास हमने एक दफ़ा स्कूल बनाया, तो मेरे पास आए ये वाले ना रजिस्ट्रेशन वाले, तो मैंने कहा कि भाई अभी तो हम पहला साल है, इसको देख रहे हैं। कहते कितने स्टूडेंट हैं, मैंने कहा जी 15 स्टूडेंट हैं। कहते फिर आप ना ना इस साल रजिस्टर्ड करवाइएगा ना अगले साल कराइएगा, अपना नाम मुझे बता के क्या, कोई भी आता है तो आप मेरा नाम बताइएगा। मैंने कहा अच्छा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि आप 2 साल के अंदर ही ख़त्म कर दें, और ऐसा ही हुआ, 2 साल के बाद हमने वो स्कूल ख़त्म कर दिया था। तो क्या होता है कि आप जब छोटे लेवल पे कोई काम कर रहे होते हैं तो उन्हें भी पता होता है, आप थोड़े अरसा चला लें, उसके बाद लेकिन आप मीन वाइल अपनी ये सारी चीज़ें का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लें, ताकि मैंने जैसे बताया कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अगेंस्ट चली जाती हैं, लेबर लॉ की जो हमने बात की, तो वो फिर ये है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान आप, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। जी जी बोलिएगा, बोले बोले बोले। जी बोलिएगा। अच्छा, तो उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन तक तो बात हो गई। ये हर कोई हो सकता है कंपनी की तरफ ना जाए, फ्रीलांसिंग करना चाहे, ऑनलाइन जो है अर्निंग वो करना चाहे, उसमें सिर्फ क्या होगा, आपको अपना NTN देना पड़ेगा, आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी। तो वो चीज़ और कंपनी दोनों को मिला के एक नई चीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए ये अगली स्लाइड सारी बनाई है कि आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है। जी 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 बोलिए।
अच्छा, हमारे बेसिकली मेरे अपने जो लीगल एडवाइज़र वगैरह हैं वो थोड़ा सा बड़े नाम है कराची के, तो उनको तो मैं रेफ़र नहीं करूँगा। उनके जूनियर्स में मैं देख लेता हूँ जो ये कर रहे हैं, और एवरेज उन लोगों से पूछ भी लेता हूँ कि प्रेजेंटली लोगों का कितना चल रहा है, कंपनी टाइटल का कितना चल रहा है। हर चीज़ के अलग-अलग रेट है, और उनकी सर्विसेज चार्जेस भी मैं पूछ के आप ही लोगों के इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, जी जी बोले ना, बोले बोले बोले। अगर आप अपने आप को ब्रांड बना रहे हैं, देखिए फ्रीलांसिंग में तो सगीर अहमद कर रहा है, लेकिन अगर कौन कंसल्टेंसी के तौर पे मैं कर रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को थोड़ा सा नाम लेना पड़ेगा। उसकी वजह बताता हूँ आपको क्या हुआ हमारे एक साथी के साथ। आप जानते भी होंगे, जिनकी मैंने स्टोरी शेयर की, शाहजेब की। एक कंपनी से इनको काम लेकर दिया, उन इन्होंने काम किया, इनकी गलती, इनको शाहजेब के नाम से काम करना चाहिए था। इनकी वेबसाइट है ग्रेट एक्सपर्ट, इन्होंने उसकी बिहाफ पे किया, उन्होंने चेक ग्रेट एक्सपर्ट का बना के दिया इनको। इनके पास तो अकाउंट ही नहीं था, अकाउंट उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। अब वो चेक लेके मेरे पास आ गए, कहते हैं सर इस चेक का मैं क्या करूं। मैंने कहा गलती आपकी है। मैंने कहा अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर वहां हमारी दुआ सलाम ना होती तो 2 दफा चेक बनता है किसी कंपनी में, बन ही नहीं सकता। इसलिए कि उनको ऊपर डायरेक्टरान को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि 2 दफा चेक कटा क्यों है, चेक विड्रॉ क्यों हुआ है। तो फिर ये वाली चीज़ जो है ना, ये है कि आपको प्रॉब्लम कर सकती है कि आप फ्रीलांसिंग जब भी करें तो फिर आप अपनी कंपनी के नाम से नहीं करें, आप अपने नाम से करें। और वो जो अमाउंट आएगा वो आपके पर्सनल अकाउंट में आएगा, और फिर जब टैक्स कटेगा वो आपके पर्सनल उससे कटेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम जोश में आके अपने आपको कंपनी का नाम दे के अपनी वेब बना लेते हैं, और बाद में अगर कोई भी ऐसा इशू आ जाता है तो वो फिर आपके लिए, दोबारा कहूँगा कि प्लेंटी फिर ऐसी ऐसी लगती है कि इंसान की जमा पूंजी वहाँ जा रही होती है। तो फिर फ्रीलांसिंग में आप इस तरह से यूज़ करेंगे। ब्रांडिंग, मैंने आपसे ये बताया कि अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो जब भी वो इदारा आपको निकालेगा तो आप ज़ीरो पे खड़े हुए होंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप जितना भी अच्छा नाम होंगे, आप क्लिनिक बनाओगे नहीं चलेगा। इसी के बजाय अगर आप क्लिनिक बनाते थे और आपने 10 साल लगाए हुए थे, आप दूसरा क्लिनिक बनाओगे तो वो ज़ीरो से नहीं शुरू होगा, वो आपके नाम से शुरू होगा। इसको कहते हैं ब्रांडिंग। तो चाहे आपने फ्रीलांसिंग करनी हो या आप अपने प्रोडक्ट के लिहाज से हो, तो आपने ये वाली चीज़ देखनी है। जैसे भी छोटी सी बात ले लें, जे डॉट जो है, जे डॉट की वजह से चल रहा है। शुरू जब हुआ था जुनेद भाई की वजह से था, लेकिन क्या हुआ, इनका आपस में छोटा मोटा डिस्प्यूट हुआ था, जिसके बाद से जे डॉट कर दिया गया। और फिर आस्ते आस्ते मार्केटिंग कर करके जुनेद जमशेद नहीं है ये। अब आप जो कपड़े लेते हो, आप जे डॉट के लेते हो, चाहे वो कोई भी जगह से बन रहा हो कपड़ा। तो इसे ब्रांडिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आप सबसे पहले देखिए, मेरा पैटर्न देखें कैसे मैं लेके चला हूं अल्हम्दुलिल्लाह आपको। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बाद आपका क्या हुआ, पर्सनैलिटी पे काम करवाया। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, और मेरे इर्द गिर्द बहुत है, अभी तक 12 बंदे आए हैं। सही है, बकिया नहीं है, क्यों नहीं आए? हेल्थ पे काम ही नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि वो शख्स काम नहीं कर सकेगा जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उसके अलावा कोई और शक, कोई एक्सक्यूज होता ही नहीं है। क्यों? ये काम कोई मुश्किल ही नहीं है। दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? तो वो मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बताया। फिर मैंने स्किल्स आपकी जनरेट करवाई। फिर मैंने उसको क्या किया, 1000 रूल लगवाया आप लोगों से। देन आप लोगों को फ्रीलांसिंग साइड की तरफ लेके चला गया। लेकिन अब क्या कर रहा हूं, कह रहा हूं कि ब्रांडिंग करें। कैसे होगी ब्रांडिंग?
आपने सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होना है, आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को एक्टिवेट करना है। आपको मैंने दरमियान में बताया कम्युनिटीज डिजाइन करनी है सोशल मीडिया पे अपनी। जिस स्किल को आप समझते हैं कि वो अब आपकी स्किल इस लेवल पर है कि आपने सेल करनी है डेली बेसिस पे, शुरू में एक कोई कोड डिजाइन करके लगाएं। बल्कि ये मैं भी असाइनमेंट दे चुका हूं। मैंने कहा था कि अपना स्टेटस डिजाइन करके कर। क्यों? इसी वजह से था ना, मैं यहां लेकर आना चाहता था आपको। तो डेली पहले एक कोड से शुरू होगा, वो कोड नहीं होगा, वो सॉल्यूशन होगा बाय द हेल्प ऑफ योर स्किल्स। उससे आपकी कम्युनिटीज बनना शुरू होंगी, उससे लोगों के माउथ पे आपका नाम आना शुरू होगा। क्यों मैंने शुरू में कहा कि आने वाला दौर टोटल डिजिटल मीडिया का है। स्किल्स है, मार्केट नहीं करना आता, जीरो हो आप। एवरेज स्किल है, मार्केट अच्छी कर लेते हो, 100 पर हो आप। बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हो, वर्ल्ड के टॉप में आ जाओगे। तो आपने क्या करना है, इसके बाद अपने आपको ब्रांड बनाना है। ब्रांडिंग होती क्या है, क्या चीज है, उसको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां तक किसी ने कोई चीज पूछनी है? जैसे आपने लाहौर कलंदर को देखा, लाहौर कलंदर अब एक ब्रांड बन गया है, जो कि बहुत सारी चीजों में आ रहा है, यूथ के हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है। ये कोविड का मसला था, उसके अंदर ये लोग आ गए हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर आ रहे हैं, हर चीज के अंदर आ रहे हैं। ब्रांड बन गया ना ये। उसके बाद आ जाता है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग का कोई लिंक है? बिल्कुल है। आप जाते हो किसी दुकान पर, एक जगह पर नेशनल का नमक रखा हुआ है और एक खाली नमक रखा हुआ है, आपकी नजर नेशनल के नमक पे जाएगी, नमक पे नहीं जाएगी। फर्स्ट चॉइस आपका नेशनल का नमक होगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते होगे तो आप छोड़ोगे, वरना कभी भी आप नेशनल का नमक नहीं छोड़ोगे। पैनाडोल टैबलेट है, ये केमिकल बहुत सी जगहों पे आपको डिफरेंट नामों से मिल जाता है, लेकिन आप पैनाडोल को प्रेफर करते हो, मैं भी करता हूं, सीधी सी बात है। दूसरे नामों पर मुझे भरोसा ही नहीं है। इसने अपनी एफिशिएंसी से अपना ब्रांड नेम बना लिया है। मैं ये जो कंसल्टेंसी देता हूं, मैंने बहुत लोगों को जो हल्के फुल्के प्रॉब्लम होते हैं उनको दूसरों की तरफ रेफर किया, वो लोग वापस मेरी तरफ आ गए। और मैं इस चीज को जानता हूं कि ओनली बिकॉज ऑफ ब्रांड नेम। एक दौर में मैं जब पढ़ाया करता था, उस दौर की अगर मैं आपको बात बताऊं, एक खातून थी, बहुत बड़ा नाम है, वो भी एक सुपर स्टोर है कराची का, मैं नाम नहीं लेता। उन्होंने कहा जी आप ही से बच्चे पढ़वाने हैं। मैंने कहा जी टाइम ही नहीं है। तो उनका एक भाई जो था मिनिस्टर था, एक भाई जो था ब्रिगेडियर था आर्मी में, तो उन्होंने मुझे धमकी दी हम आपको उठा के ले आएंगे। मैंने कहा बच्चों को पढ़वाने के लिए आप मुझसे गन पॉइंट पे लाओगे? मैंने कहा आप मुझसे क्यों पढ़ना चाहते हो? कहता आपका ब्रांड नेम है। कहता हम किसी भी अच्छी महफिल में बैठेंगे तो हम बताएंगे हमारे बच्चे सर सगीर अहमद से पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग का बहुत ताल्लुक है। अगर आप अपने नाम को ब्रांड नहीं बना सके तो आपकी मार्केट 50% वैसे ही गिर जाएगी। आप किसी को जाके बोलोगे यार मैं वेब बनाता हूँ, मैं ये नमक सेल करता हूँ, मैं ये लाता हूँ, वो कहता है हाँ हाँ लाते हो, और आपके सामने बैठे बैठे दूसरे को बोलेंगे ऐसा करना नेशनल का नमक तो लेते आना। आपकी बात सुनी, उसने इग्नोर कर दी। इसी के बजाय अगर आप ब्रांड नेम होगे ना, जैसे चले मैं कैसर अब्बास की देता हूं, अपनी मिसाल नहीं देता।
अगर किसी जगह पर लेक्चर लेने के लिए जाओ और वहां पर अनाउंस हो, थोड़ी देर के बाद कैसर अब्बास साहब भी आएंगे, 70-75% पब्लिक वहां से उठ के नहीं जाएगी, इंतजार करेगी, क्योंकि ब्रांड नेम बन गया है वो। यहां तक किसी ने कोई चीज पूछनी है? कोई सवाल नहीं आया। ब्रांड्स की टाइप को किस हिसाब से, कि देखिए टाइप बनाना तो इंसान के अपने हाथ में होता है कि किस किस वजह से होगा। छोटे ब्रांड, बड़े ब्रांड, लोकल ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड, बहुत सारी होती हैं। तो इन लोगों ने क्या टाइप्स ली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉरपोरेशनल और कंपनी ब्रांड, जो कंपनियों के नामों से आप लोग जानते हैं, सोनी हो गया, अमेजन हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आप कंपनियों के नामों के हिसाब से आप जानते हो, तो वो क्या है, कंपनी ब्रांड बना। उसके बंदे आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कंपनी एज ए ब्रांड बनी है। प्रोडक्ट ब्रांड, कोई प्रोडक्ट जो है ना वो ब्रांड बन गए, कंपनी नहीं, कोई प्रोडक्ट जो थी उनकी, जैसे आई की बहुत सारी उनकी फुल रेंज हो, लेकिन जो ग्लूकोमा की मेडिसिन है ना वो सबसे ज्यादा चलती है, तो वो प्रोडक्ट उनका ब्रांड बन गया। तीसरी, पर्सनल ब्रांड, यानी कि नाम आपका, जैसे भी मैंने कैसर अब्बास का नाम दिया, ऐसा कोई भी नाम जो कि जैसे कासिम अली शाह साहब हो गए, संदीप माशवारी हो गया, ये पर्सनल नेम जो है ये ब्रांड बन गए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी वीडियोस लगा रहे होते हैं, पहला लफ्ज उन्होंने संदीप माशवानी लिखा हुआ होता है, हालांकि उसकी कोई एक बात लेके वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन वो ब्रांड नेम है, इतना हिट है कि लोग उसको यूज कर रहे हो। फिर साथ मैंने कुछ ब्रांड्स की तस्वीरें वगैरह दे दी सिर्फ समझने के लिए। यहां तक किसी ने कोई चीज पूछनी है? पोटेंशियल कस्टमर कैसे डिसाइड करेंगे आप? ये जो फेसबुक आपको वो ऑप्शन देता है, आप उस ऑप्शन को लेंगे। अच्छा नहीं, वो तो वो है कि गलत हो गया, लोगों ने सही डेटा कहाँ लिखा हुआ होता है। अगर आप वो रखें ना कोई प्रोडक्ट लिखें और लिखें इसे मेल को जाए, तो मैं आपको बताने को तैयार हूँ, फेसबुक पे 60% मेल ने फीमेल के नाम से अपना वो प्रोफाइल डिजाइन किया हुआ है। तो ये वाली चीज नहीं है। ये पोटेंशियल क्लाइंट कब होगा? जब आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर आ गए या 1 लाख फॉलोवर्स आ गया। मैं अभी इसकी मिसाल, रियल टाइम मिसाल भी दूंगा आपको। उसमें से 5,000 ऐसा था जो आपको रिस्पॉन्स करना शुरू हो गया। वो जो 5,000 आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है। हमारे एक स्टूडेंट है, उनको बहुत शौक है इसका, टूरिज्म का। तो पिछले 5 साल से वो टूरिज्म का पेज चला रहे हैं अपना फेसबुक पे। 30,000 उनके वहां पर फॉलोवर्स मौजूद हैं। मैंने उन्हें कहा कि यार इसको बिजनेस में कन्वर्ट करो, आप यूट्यूब की तरफ भी आ जाओ। कहते यस सर, बस मेरा यही टारगेट था। यूट्यूब के तरफ आ गए, वो वहां पे पोस्ट लगाते हैं अपनी, 5 जो है व्यूज भी नहीं मिलते उस पोस्ट से उनको। उन्होंने वहां लगाया कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मैं डिलीट कर दूंगा। फिर भी उनमें से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे अभी 1% पोटेंशियल क्लाइंट भी नहीं था, हालांकि 30,000 फॉलोवर्स मौजूद है। तो ये आप एक दफा करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कितना आपका क्या हो रहा है, कमेंट्स चल रहे हैं, कितना आपको फॉलो कर किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट। किसी ने और ने कोई क्वेश्चन करना?
ये चीज़ बहुत जल्दी समझ लीजिएगा, लोगों की बातों में नहीं आना आपने। बहुत सारे लोग आपकी मुंह पे तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन याद रखें जो मैंने स्किल का तीसरा आपको पॉइंट बताया था ना, जब तक वो आपको आपके काम करने के पैसे नहीं देते, इसका मतलब वो आपको नहीं समझते कि आप इस काबिल हैं कि वो आपकी स्किल है। हाँ, लेबर के तौर पे अगर आपको यूज किया जा रहा है तो वो आपकी स्किल नहीं है, कोई और नहीं था तो आपको यूज कर लिया उन्होंने। तो इसी तरीके से कोई आपके पेज पे आ जाता है, कोई आपके चैनल पे आ जाता है, लेकिन वो आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं देता, इसका मतलब है वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट नहीं है, पोटेंशियल साथी ही नहीं है। फिर आ जाते हैं कि ब्रांडिंग के 7 एलिमेंट्स लिए जाते हैं कि किस पर्पज के तहत आपने ये ब्रांड डिज़ाइन किया है। जैसे याद होगा जुनेद भाई की जो स्टोरी थी, उन्होंने कहा था कि मैं ये चाहता था कि हर बंदा अच्छा कपड़ा पहने, तो हमने उस लेवल से शुरू किया था। यूनिक होना चाहिए है। एक आइडिया 10 बंदे अगर कर रहे होंगे तो उसमें बहुत हद तक चांस है कि बिजनेस 10 में ही डिवाइड हो रहा होगा, या फिर यह है कि 10 में 5 को ज़्यादा मिल रहा होगा, बकिया को उससे कम मिल रहा होगा। तो यूनिक आइडिया बहुत जल्दी हिट हो जाता है और बहुत जल्दी ब्रांडिंग की तरफ चला जाता है। शुरू से आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है। आप बहुत ही महंगा कोई वो है फैब्रिक डिज़ाइन करवाओ और पाकिस्तान में मलीर जैसे एरिया में आ जाओ, मलीर जैसे एरिया में आपको सस्ती चीज़ लॉन्च करनी पड़ती है। इसका उलट डिफेंस में होता है और क्लिफ्टन में होता है। अगर आप बहुत अच्छी चीज़ और चीप उसमें लेके चले जाओगे तो वो वहाँ पे नहीं बिकेगी। तो आपको मार्केट के लिहाज से ऑडियंस अपने डिज़ाइन करने होते हैं। स्टेज ऑन ब्रांड एट ऑल टाइम, आपने जब ये काम करना है तो उस पर स्टैंड लेना है, उसको फिर प्रूव करना है जो आपने किया है। आपके अपने ब्रांड पे इतनी मेहनत होनी चाहिए कि आप बाद में हर सवाल का जवाब दे सको। ये ना बोलो कि नहीं मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं नहीं, या तो ऑनरशिप लेंगे या नहीं लेंगे। ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए हैं जो कि लोगों को चेंज होती हुई नज़र आए, ग्रो करती हुई नज़र आनी चाहिए। सिर्फ आपके कहने के अंदर चेंज ना हो, वो चेंज लोगों को दिखाई दे। इसमें किसी ने कोई चीज़ पूछनी है? सही हो गया। अब आ जाते हैं हम कि ब्रांड्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जो 2022 के जो टॉप के ब्रांड थे, अगर आप देखें तो मैंने स्लाइड में वो शो करवाए हैं। एप्पल की जो वैल्यू बनाई गई है वो है $355.08 बिलियन। अमेजन के ब्रांड की वैल्यू है $350.27 बिलियन। गूगल की है $263.43 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट की है $184.25 बिलियन। मेसी की मैं देखता हूं, मेसी की मैंने चेक नहीं की। कि मेसी कितने चार्ज कर रहा है। $130 मिलियन ये चार्ज कर रहा था। सही होगी, ये अभी तक का था वर्ल्ड कप विन करने से पहले। सही हो गया। अब मैं ये क्यों मेसी की मिसाल दे रहा हूं, देखें जब तक आप कुछ प्रूव नहीं करते क्या होता है, और जब आप प्रूव करते हैं तो क्या होता है। अभी है $130 मिलियन। सही हो गया।
मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इसके बाद ये अगर कहीं कोचिंग या खेलने के लिए हो जाएगा तो वो 130 से जंप लग के होगा $700 मिलियन। ये नोट कर लें मेरी चीज़। और अब ये है कि नेक्स्ट जो बिट है उसको चेक कीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि मेसी की नाम की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो जाएगी। सही हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखना शुरू करें मुख्तलिफ चैनल्स, जैसे मुझे याद पड़ता है अभी कैटल फार्मिंग का एक चैनल था लाहौर का, तो उनके सब्सक्राइबर थे 7 लाख के करीब, मेरा ख्याल से उनके सब्सक्राइबर थे। तो उन साहब को ज़रूरत पड़ी, वो अपना घर बनाना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने अपना चैनल सेल आउट किया। तो उसकी वैल्यू जो बनी थी वो इतनी थी कि माशाल्लाह उन्होंने अपना घर बना लिया। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप अपना कोई यूट्यूब चैनल ग्रो करवाते हो तो उसकी वैल्यू भी फिर इसी तरीके से इंक्रीज होती हुई जाएगी। फार्मूला क्या होगा ब्रांडिंग करने का वो मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से वैसे ब्रांडिंग कैलकुलेटर भी ऑनलाइन रखे हुए हैं, वो फिल करें तो वो आपकी वैल्यू भी बता देगा कि आपकी अभी मार्केट वैल्यू क्या है। ताकि अगर आप कोई वो ख़रीदने के लिए जाते हैं किसी का ब्रांड, तो वो आपकी होप से ज़्यादा मांग ले, तो आप उसे बताएंगे यार क्या फार्मूला है, तो वो फार्मूला बताएगा कि जी इस फार्मूले के तहत मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। तो वैल्यूएशन करने का एक तो ये होता है कॉस्ट रेज वैल्यूएशन, कि इसका सिमिलर ब्रांड जो है उसका देखा जाए स्टॉक मार्केट में शेयर कितने का है। सही है। तो उससे कंपैरिजन हो जाता है कि यार इसकी वैल्यू ये होगी। फिर क्या है मार्केट रेज वैल्यूएशन, प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ। इस रेशो से पता चलता है कि उसका कितना है। इनकम रेज, कितना बिजनेस कर रहा है वो, यानी कि प्रॉफिट कितना दिलवा रहा है। जैसे भी मैंने कहा कि वर्ल्ड कप जीता, तो अब जो इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, देखिए दो तरह से इन लोगों की अर्निंग होती है, एक होती है ऑन ग्राउंड अर्निंग, एक होती है आउटसाइड द फील्ड अर्निंग। अगर मैं मेसी के पिछले साल वाली अगर आपको बात बताऊं तो 130 के अंदर जो रेशियो था वो ये था, 75 मिलियन वो खेल के कमाता था और 55 मिलियन वो एडवर्टाइजमेंट से कमाता था। अब क्या हो जाएगा कि अगर पहले एक एडवर्टाइजमेंट का, मैं अगर पाकिस्तान की आपको बात बताऊं तो एक एडवर्टाइजमेंट का अगर ये जो था वो 2 और 3 मिलियन लिया करते थे, जब पाकिस्तान चैंपियन बन गया था ये वाला जो क्रिकेट का जो था 2020 का, तो इनकी जो वैल्यू थी वो 10 टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ देखी जाती है कि उनके पास प्रॉफिट कितना दिलवा रहे हैं वो, और इसी का उलट हो जाता है जब वो लूज़ करवाना शुरू कर देते हैं तो वो नीचे चली जाती है चीज़। जैसे आपने ये देखा जो हमारी PSL होता है, IPL होता है, इन सब के अंदर कस्टमर बेस वैल्यूएशन, जैसे भी मैंने आपको बताया यूट्यूब का, उसके पास 7 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, इतने कस्टमर हैं उसके। सही हो गया। तो इस यहाँ पे उसकी चैनल की वैल्यू इतनी थी कि जो भी पेमेंट मिली होगी, पेमेंट का सच्ची बात है मुझे नहीं पता कितनी मिली थी उनको। फिर जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन ये रखे हुए हैं NPS कहते हैं इसको कैलकुलेटर को, कि NPS कैलकुलेटर के अंदर आप वैल्यूज़ डालें तो पता चल जाता है कि आपकी वैल्यू क्या है। अब आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर आपने अपने आप को ब्रांड के तौर पे बनाना है तो ये सारा फार्मूला बनेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप बोलो कि जी मैं तो बहुत बड़ी चीज़, यानी कि मैं कवर्ड, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। दुनिया फार्मूलों पे चलती है, बगैर एल्गोरिथम के दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है? कोई सवाल नहीं आया, आगे चलते हैं। देखिए आज जो हमने किया और पिछला जो किया था उसको थोड़ा सा दोबारा से सम टोटल करने की कोशिश करता हूँ मैं। एक तो ये भी याद रखें कि 7 जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं उनमें 7 मैंने आपको जर्नी शेयर की हैं।
उसमें जो है आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा वहाँ कमेंट्स करते हैं, बकिया तो मेरा ख्याल से उनको सुनते भी नहीं है। और मैं ये भी गारंटी से कह सकता हूँ कि आप में से बहुत से कम ऐसे हैं जिन्होंने वो पूरे लेक्चर सुने हैं। उसकी वजह है, देखिए आप लोग, यानी कि आप लोगों से मुराद मैं वो भी ले रहा हूँ जो आज का लेक्चर नहीं अटेंड किया, जो बैकफुट हो गया और वो कंफर्ट जोन में रह गए। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया जी हम नहीं निकल सकते कंफर्ट जोन से। तो जो शख्स जो कोर्स कर रहा है उस कोर्स के लेक्चर का रिवीजन भी नहीं करता, तो इसका मतलब तो ये गारंटेड है कि वो कंफर्ट जोन के अंदर जो कुएं है ना उसके भी सबसे नीचे बैठा हुआ है। तो बहरहाल वो चीज़ थी कि मैंने वो जो 7 जर्नीज आपके साथ शेयर की हैं, आप कभी उनको दोबारा से सुनिएगा। वो मैं दोबारा से एक चैनल पे डाल भी दूंगा अपने दूसरे वाले चैनल पे, ताकि अगर किसी ने सिर्फ जर्नी भी देखनी हो तो वो भी देख सकता है कि उन लोगों ने कहाँ से शुरू किया, जो जो हैबिट्स आप लोगों को बताएं वो हैबिट्स उन्होंने अपनाई, देन जाकर क्या हुआ कि वो ब्रांड बने आज। और वो सारे ब्रांड हैं। अगर मैं कभी उनकी आपको वैल्यू बताऊं, जैसे अभी जो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मेरा जर्नी शेयर होगी, तो उस लड़के ने कंट्री चेंज करनी थी, तो दूसरी कंट्री के अंदर उसने कंपनी को इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने उससे पूछा कि एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी, तो उसने एक अच्छा अमाउंट बोला। तो उन्होंने कहा ओके आप इसको जस्टिफाई करें। तो जैसे अभी मैंने आपको ब्रांडिंग की ये चीज़ बताई, उन्होंने इसको जस्टिफाई किया और उन्होंने वो सैलरी एक्सेप्ट की है। तो क्या होता है कि आपको बेसिकली ये वाली स्ट्रगल करनी है। आप ये नहीं हो सकता कि आपको आपने सोचा कि नमाज अच्छी बात होती है और आपको नमाज का सवाब मिल गया। हर चीज अपनी एक स्ट्रगल मांगती है। और एक और चीज जो मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत कम नजर आती है कि आप लोग जो हो टारगेट बेस नहीं चलते। डे एंड पे कुछ भी हाथ में नहीं होता। होना ये चाहिए है कि जो एलन मस्क है ये ट्विटर वाला, इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी कहता है कि ये है कि मैं टारगेट रखता हूं और जो टाइम रखता हूं उससे पहले उसे अचीव करता हूं। कहते हैं एक दफा क्या हुआ, मेरी कंपनी के अंदर एक पुर्जा मुझे चाहिए था फैक्ट्री में। वो पुर्जा दूसरी कंट्री से आना था, ऑनलाइन हमने परचेज किया। तो कहता है मैंने पूछा कब आएगा, वो कहता है 2 दिन के अंदर, 48 आवर्स में। कहता है मैंने कहा मेरी कंपनी 48 आवर्स के लिए रुकेगी? कहता है मैंने चार्टर्ड लिया, मैं गया और वहां से लाकर मैंने वो पुर्जा, कहता है मैं टारगेट रखता हूं, मैं वो अचीव करता हूं। वाहिद बंदा है जिसने अपना सैटेलाइट भेजा हुआ है स्पेस में। जिस दिन इसने अपना सैटेलाइट भेजना था उसी दिन अमेरिका ने भी अपना सैटेलाइट भेजना था, सेम डे सेम टाइम। अमेरिका ने कहा यार तुम अकेले भेज रहे हो, हमारा कंट्री का मसला है, तो तुम ऐसा करो डेट आगे पीछे कर लो। कहते हैं नहीं, एलन मस्क कभी टाइम को आगे पीछे नहीं करता, वो टारगेट रखता है और टारगेट अचीव करता है। तो उन्होंने कहा बहरहाल देख लो। उसने कहा नहीं आप लोग लॉन्च करो। उसने दूसरी कंट्री का जो वो था बेस था, स्पेस बेस, वो लिया एक्स्ट्रा पेमेंट करके, वो रेंट पे लिया और उसने सेम डे सेम टाइम पे लॉन्च किया था। जो ग्रेट लोग होते हैं उनकी हैबिट्स ग्रेट होती हैं, वो सिर्फ बातें करने से ग्रेट नहीं होते। तो ये वाली एक छोटी सी चीज़ थी, आप लोगों के साथ जर्नी हमने शेयर की। और देखिएगा, मेरा आप सबको मशवरा ये है कि दोबारा टाइम निकाल कर ये 8 के 8 लेक्चर अगर आपने रिवाइज किए तो देन आपको कुछ करना आएगा। अगर 8 के 8 आपने अपने पास डाउनलोड करके सेव कर लिए हैं तो ये अगली 2 सदियां भी सेफ रहें तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक्शन से काम होता है। 1 to 8 हमारे हो चुके हैं, ब्रांडिंग का आज हो गया। नामा कौन सा होगा वो बताने से पहले मैं आपको ऑप्शन देता हूँ अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो।
सही हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम अभी तक डिज़ाइन किया है हम लोगों ने, वो ऑप्टिमाइजेशन का है कि कोई भी जब बंदा काम कर रहा होता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल क्या होता है, इस चीज़ों का होता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा के खर्चे होते हैं हर तरह से, जो हमारे टाइम का होता है, जैसे भी मैं एलन मस्क ने देखा, चार्टर्ड लेके चला गया, वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि वो 10-10 घंटे की नींद पूरी करने लगे हुए हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो जो है दोस्तों के साथ गप्पे मारने 3-3 घंटे बाहर गुजार कर आ जाते हैं। वो कभी एलन मस्क नहीं बन सकते। वो वही बनेंगे जो वो हैं। तो वो ऑप्टिमाइज कैसे होता है, टाइम ऑप्टिमाइजेशन है, फाइनेंस ऑप्टिमाइजेशन है, जो है आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमाइज कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर अल्लाह ताला ने मोहलत दी तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप लोग जो हो कोशिश करोगे ये सारी चीज़ें करने की, और साथ साथ जो कर रहे हो उनके मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। काफ फारूक को मैं लाजमन अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से अभी तक चल रहा है, अल्लाह नज़र ना लगाए और अल्लाह ताला से ऐसे ही हिम्मत दे, बहुत अच्छे तरीके से ये चल पड़ा है। तो इस तरह के और कुछ आप लोगों में से लोग हैं कि जो कि चल पड़े हैं। और 80-20 रूल मैं हमेशा से कहता हूँ कि 20% का ही हमारा टारगेट होता है कि उनमें से जो है वो अच्छी प्रोडक्ट्स निकल रही होती हैं, लेकिन बकिया 80 नाकारा होते नहीं हैं। उन्होंने अपने आप को खुद नाकारा किया हुआ होता है। 24 घंटे का जो अल्लाह ने दिन दिया है ना, वो ऐसे नहीं था किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा था, सबके लिए ये आइडियल दिन था। कोई ये है कि उसे ज़ाया कर देता है और कोई ये है कि उस पर काम कर लेता है। दुआ में याद रखिएगा, तालिब दुआ मुताज दुआ। अस्सलाम वालेकुम।